सारे मिथ्स, वो सारी रियलिटी, वो हमने वीरेंद्र सहवाग के केस में भी देखा था। एक राइट साइड सलमान खान के साथ भी हुई, उनका हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस काफी सक्सेसफुल रहा। व्हाट अबाउट शाहरुख खान सर? मेरे बालों में मेरी स्ट्रेंथ है। क्या हेयर ट्रांसप्लांट 100% सेफ है? FUE, FUT, आप इन दोनों को ही अपने ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, ये बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? Hi, I am Dr. Sunit Soni, plastic surgeon, hair transplant surgeon. I am right now with Rohan. डॉक्टर सुनीत, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? Thank you. आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ सर। मुझे ये पूछना है मेरे बाल कैसे हैं? आपके बाल अभी अच्छे हैं और that is actually good news for you. बट सर ऐसा लगता है साइड साइड से थोड़े थोड़े हल्के हल्के जाने स्टार्ट हो गए। डेफिनेटली, एक्चुअली क्या है, इसको इमेज मॉर्फिंग बोलते हैं। हर इंसान जो यंग होता है वो यही सोचता रहता है कहीं मैं बॉल्ड तो नहीं दिख रहा हूँ, और जैसे ही थोड़ा सा कॉर्नर खाली होता है तो वो तुरंत डॉक्टर के पास जाता है कि डॉक्टर साहब मेरे बाल जाने वाले हैं, तुरंत कुछ कीजिए। राइट। लेकिन सर आज के इस पॉडकास्ट में हम कोशिश करेंगे वो सारे मिथ्स, वो सारी रियलिटी उनको सामने लाने की जो हेयर ट्रांसप्लांट और हेयर से जुड़ी हुई है स्पेशली। और आज के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है हेयर एक ऐसी चीज़ है हम सबकी लाइफ में जो हमारे कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा या तो बूस्ट कर सकती है या गिरा सकती है। एब्सोल्युटली सही बोला आपने। इनफैक्ट जैसे फीमेल्स में ऑर्नामेंट्स की बात करते हैं, मेल्स में अपना ऑर्नामेंट सिर्फ बाल ही है। राइट। तो कोई भी इंसान के लिए जो अपने को अच्छा आईने में देखना चाहता है और हैंडसम लगना चाहता है, फर्स्ट थिंग जो फेस पे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है हेयर। अगर हेयर लाइन अच्छी है, डिज़ाइन अच्छी है, हेयर फुल है तो हमेशा यंग दिखेगा। आप अपने ही फेस को विदाउट हेयर अगर देखने की कोशिश करेंगे, इमेजिन करेंगे, तो सेम बॉडी मॉर्फ में हेयर लाइन 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर पीछे जाते ही 5 से 10 साल उम्र ज़्यादा लगने लगती है। दिस इज सो इम्पॉर्टेंट हेयर लाइन इज। लेकिन सर अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके हिसाब से हेल्दी हेयर है क्या, हाउ विल यू डिफाइन कि इस पर्टिकुलर इंसान में एक हेल्दी हेयर है? नॉर्मली अगर आपके बाल में कोई डैंड्रफ नहीं है, इचीनेस नहीं है, शाइन है, प्रॉपर कोम हो पा रहे हैं और हेयर फॉल बहुत ज़्यादा नहीं है, तो दैट इज़ ए हेल्दी हेयर। इनफैक्ट हेल्दी हेयर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो पूरे बाल फुल हो तभी हेल्दी बोलें। कम डेंसिटी से भी हेल्दी रखे जा सकते हैं। अच्छी लाइफस्टाइल रखें, अच्छी डाइट रखें, क्लीनिंग प्रॉपर करें, शैम्पू प्रॉपर करें, कंडीशनिंग प्रॉपर करें और नॉर्मल एक्सरसाइज करके स्लीप प्रॉपर लें तो हेल्दी हेयर मेंटेन रहते हैं। अब सर आपने ये बोला कि प्रॉपर शैम्पू करें, प्रॉपर कंडीशनिंग करें, लेकिन जैसी बात मेल्स की आती है ना तो वहाँ पर ये सब साबुन जो है रिप्लेस कर देता है। जी जी। बालों में हम साबुन घिस लेते हैं, शैम्पू और कंडीशनिंग से तो हमारा कोई लेना देना है नहीं। जी, एक्चुअली क्या है, कोई भी साबुन का एडवर्टीजमेंट नहीं देखा कि वो बालों पे लगाते हुए दिखाते हैं। तो साबुन कोई हेयर के लिए नहीं होता है, शैम्पू ही हेयर के लिए होता है। इनफैक्ट शैम्पू करने का भी तरीका इंपॉर्टेंट है। अपने को स्क्रब करना होता है स्कैल्प को, जिससे स्किन जो डेड स्किन है वो निकल जाए। बहुत सारे लोग ऊपर सुपरफिशियल शैम्पू करते हैं जिससे स्किन क्लियर नहीं होती और डैंड्रफ बना रहता है। तो शैम्पू एक तो रेगुलरली करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि डेली शैम्पू करने से बाल झड़ जाते हैं। राइट। डेली शैम्पू करें, अच्छे से स्क्रब करके करें और बाद में कंडीशनर भी करें। और सर ये जो शैम्पूज होते हैं स्पेसिफिकली जो ये कहते हैं कि हम हेयर फॉल को प्रिवेंट कर लेंगे, सो आर दो शैम्पूज रियली हेल्पफुल? क्या प्रिवेंट हो पाता है हेयर फॉल, या अगर होना है तो होगा ही, कोई रोक नहीं सकता? एब्सोल्युटली फॉल्स। एक्चुअली कोई भी शैम्पू ऐसा नहीं होता जो हेयर फॉल को प्रिवेंशन में हेल्प करे। लेकिन अगर आप प्रॉपर क्लीनिंग कर रहे हैं, कोई भी शैम्पू से करें, स्किन अच्छे से क्लीन कर रहे हैं, ऑयल डर्ट को रोज क्लीन कर ले रहे हैं और कंडीशनिंग कर रहे हैं और प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, तो ही हेयर फॉल प्रिवेंशन पॉसिबल है। एक्सेप्ट इन केस ऑफ जेनेटिक बॉल्डनेस, जिसमें आपके जीन्स ही इतने हावी हो रहे हैं कि वो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा करा रहे हैं। राइट। अगर सर मैं आपसे पूछूं ऑब्जर्वेशन जो आपने इतने टाइम से किया है व्हाइल यू वर प्रैक्टिसिंग, सबसे ज़्यादा ऐसे कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मेल्स में हेयर लॉस या हेयर फॉल हो रहा है? देखिए, मोस्ट कॉमन जो फैक्टर है वो है जेनेटिक हेयर फॉल और जेनेटिक हेयर लॉस। वो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स से जीन्स के थ्रू आता है और कई बार लाइफस्टाइल स्ट्रेसफुल होने के कारण या फिर अनहेल्दी के होने के कारण ये अर्ली एज में ट्रिगर हो जाता है। जेनेटिक हेयर फॉल तो एटलीस्ट 35-40 साल के बाद होना चाहिए, बट मैं देख रहा हूँ रेगुलरली मेरे पास ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जो 20s में, अर्ली 20s में, 20 साल 25 साल में बॉल्ड होते जा रहे हैं, हेयर क्वालिटी ख़राब हो रही है। उसका मेन रीज़न तो है जो लाइफस्टाइल है, जो स्ट्रेसफुल है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है,
और आप उसको प्रॉपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं, इसलिए जेनेटिक हेयर फॉल ही है वो, लेकिन जल्दी एज में ट्रिगर होते जा रहा है। राइट। ऑल्सो सर, जितना मैं समझ पाया हूँ कि ऑब्वियसली हेयर ट्रांसप्लांट जो प्रोसेस है उसमें भी अलग अलग ग्रेड के स्टेजेस होते हैं जहाँ से बाल जब झड़ने या खत्म होने स्टार्ट होते हैं, एंड आप स्पेशलाइज करते हैं ग्रेड 5, 6, 7, 8 में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बॉल्डनेस हो जाती है। एब्सोल्युटली। सिर्फ ये वाला नहीं, जब ये वाला पोर्शन भी जाने लगता है तब लोग आपके पास भागे आते हैं कि सर अब हमारा कुछ सोल्यूशन निकालिए। सो पहले तो मैं वो ग्रेडिंग समझना चाहूंगा आपसे कि ये जो 7 to 8 ग्रेड्स हैं उसमें कैसे कैसे हेयर लॉस हो रहे हैं। नॉर्मली जो ग्रेडिंग है उसको नॉरवुड ग्रेडिंग सिस्टम बोलते हैं। नॉरवुड जो है उन्होंने ग्रेड किया था हेयर लॉस को, कितना एरिया खाली हो रहा है उस हिसाब से। राइट। सिंप्लीफाई कर लें उसको कि नॉर्मली अगर कोई हेयर खाली नहीं है, सिर्फ कॉर्नर्स थोड़े से पीछे जा रहे हैं, उसको ग्रेड 2 बोला जाता है। ग्रेड 3 तब जब फ्रंट की 3 फिंगर्स खाली हो रहे होते हैं। ग्रेड 4 तब जब फ्रंट और थोड़ा सा बैक भी खाली हो रहा होता है। ग्रेड 5 तब जब फ्रंट बैक खाली होते होते बीच में जरा सा टॉप बच गया है। ग्रेड 6 जब फ्रंट बैक और सेंटर भी खाली हो गया है। और ग्रेड 7 जब फ्रंट मिड स्कैल्प पीछे वाला एरिया और पीछे की हेयरलाइन भी बहुत पीछे चली गई, ऑलमोस्ट एंड स्टेज आ जाती है ग्रेड 7 और 8। तो इस तरह से ये ग्रेडिंग सिस्टम होता है। कौन सी ऐसी स्टेज है जहां से अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें हम तो ईजी हो जाता है आप लोग के लिए भी उसको और सक्सेसफुल बनाना? देखिए, नॉर्मली हेयर फॉल का ट्रीटमेंट तो जैसे ही हेयर फॉल ज़्यादा दिखता है तभी स्टार्ट कर देना चाहिए, लेकिन ट्रांसप्लांट कब करना चाहिए उसका क्राइटेरिया तो है जब पेशेंट को खुद से लगने लगे, इंसान को, कि वो बॉल्ड लग रहा है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल एक्चुअली कम हो रहा है हेयर फॉल के कारण, हेयर लाइन पीछे जाने के कारण। तो अगर वो अर्ली एज में भी है, जैसे 20s में भी है, लेकिन हेयर लाइन पीछे चली गई और उसके कारण उसका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, तो उसको भी ट्रांसप्लांट एडवाइजेबल रहता है। और अगर वो ज़्यादा बॉल्ड है तो ऑब्वियसली उसका कॉन्फिडेंस लो हो रहा होगा, उसको ट्रांसप्लांट एडवाइजेबल होगा ही। तो एक्चुअली एज का ऐसा बहुत क्रिटिकल क्राइटेरिया नहीं है कि अर्ली एज में ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते। आप करा सकते हैं अगर आपको वो बॉदर कर रहा है और उससे आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है तो। बट आपके अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी एज ग्रुप है इस टाइम पर जो सबसे ज़्यादा हेयर ट्रांसप्लांट के तरफ जा रही है? देखिए, नॉर्मली हेयर ट्रांसप्लांट तो बॉल्डनेस के हिसाब से किया जाता है, बट जो यंग पेशेंट रहेगा, यंग इंसान रहेगा, उसको हेयर की ज़्यादा वैल्यू रहेगी, ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी, क्योंकि उसको अपने कलीग्स जैसा, पीयर्स जैसा दिखना है। ज़्यादातर अपने फ्रेंड्स हेयर बेयरिंग होते हैं 20s में, 30s में, तो 20s से 40s के बीच में जो एज ग्रुप है वो ऑब्वियसली ट्रांसप्लांट के लिए राइट कैंडिडेट होता है, जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट करने से उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बूस्टअप होता है। राइट। सर, अगर मैं बात करूं इनके ट्रीटमेंट्स की, सो ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट। जितना हम जानते हैं, हमने ऊपर से पढ़ा है, पीआरपी एक ऐसी चीज़ है जिसको बहुत फैंटेसाइज किया जाता है कि ये एक ऐसी है कि अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है इनिशियल स्टेज में, यू गो फॉर पीआरपी, पीआरपी इज मैजिकल और ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी। बट आपके नज़रिए से अगर देखें तो पीआरपी कितना सक्सेसफुल एक प्रोसेस है? देखिए, पीआरपी हैज़ ए मार्जिनल बेनिफिट, मतलब वो हेयर फॉल रोकने का ट्रीटमेंट तो है, बट वो कोई ऐसा मैजिक नहीं है कि आपका हेयर फॉल ज़िंदगी भर के लिए रोक देगा। वो वैसा ही है जैसे नॉर्मल दवाइयाँ लेते हैं, हेयर फॉल कम हो जाता है, दवाइयाँ छोड़ते हैं, हेयर फॉल फिर बढ़ जाता है। इसी तरह पीआरपी को भी रेगुलरली करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पीआरपी रेगुलर नहीं करते रहेंगे तो उसका इफेक्ट भी रिवर्स हो जाएगा और कुछ टाइम बाद आप फिर से उसी स्टेज पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे आपने पीआरपी स्टार्ट किया था। तो पीआरपी सिर्फ थोड़ा सा थिकनिंग करता है, हेयर फॉल कम कराता है, और अगर पीआरपी छोड़ दें तो रिवर्सल हो जाता है। आजकल बहुत ज़्यादा कमर्शलाइजेशन हो गया है पीआरपी का, और मैजिक पिल जैसे उसको सेल किया जाता है, विच इज़ नॉट ट्रू, वो सही नहीं है। सो आपका ये कहना है कि पीआरपी जो है एक टेम्पररी सोल्यूशन हो सकता है आपको फील गुड फैक्टर देने के लिए? पीआरपी से थिकनिंग मिलती है, हेयर फॉल कम होता है, बट ये टेम्परेरी होता है, तो आपको रिपीटेड पीआरपी लेते रहना पड़ता है। जब तक आप लेते रहेंगे तब तक ही उसका बेनिफिट नज़र आता है। ओके। एंड दो और प्रोसेस हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए यूज होते हैं, ऑब्वियसली वो FUE एंड FUT। सो इन दोनों के बीच में पहले तो मैं डिफरेंस समझना चाहूँगा, और आप इन दोनों को ही अपने ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं एज अ कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट, सो वो भी समझना चाहूँगा कि वो क्या है और कैसे अलग है जो बाकी लोग कर रहे हैं उससे। देखिए, नॉर्मली जब भी बॉल्डनेस होती है फ्रंट में तो बैक से हेयर लेके आगे लगाते हैं। अब पीछे जो डोनर एरिया है वहाँ से हेयर को सिंगल निकाल सकते हैं, जिसको फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन टेक्निक बोलते हैं। या फिर एक स्ट्रिप निकाल सकते हैं, उस स्ट्रिप को माइक्रोस्कोपिकली डिवाइड करके फिर एक हेयर को फ्रंट में लगाया जाता है। इसको FUT या फिर स्ट्रिप प्रोसीजर बोलते हैं। Alright. दोनों प्रोसीजर के अपने अपने फ़ायदे और नुकसान और लिमिटेशंस हैं।
किस पेशेंट में क्या किया जाए वो डिपेंड करता है उसकी ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस में। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को फ्रंट में ही बॉल्डनेस है, जिसमें थोड़ा फ्रंट 3-4 फिंगर एरिया खाली है, ग्रेड 3 बॉल्डनेस बोले, ऐसे पेशेंट्स में करीब 2-2,500-3,000 ग्राफ्ट्स करीब चाहिए होते हैं। ऐसे पेशेंट में अगर एफयूई करते हैं, सिंगल हेयर फॉलिकल लेते हैं, तो उसके लिए वो सही ट्रीटमेंट होता है कि उसमें ज़्यादा उसको परेशानी नहीं होगी, हीलिंग फास्ट हो जाएगी। लेकिन अगर किसी का एरिया ऑफ बॉल्डनेस ज़्यादा है, जैसे ग्रेड 4 हो रहा है, मतलब फ्रंट भी खाली है, मिड स्कैल्प भी खाली है, या फ्रंट और वर्टेक्स खाली है, उनमें ग्राफ्ट रिक्वायरमेंट या हेयर की रिक्वायरमेंट कई बार 4 से 5,000 ग्राफ्ट चाहिए होते हैं। ऐसे पेशेंट में कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट ही राइट चॉइस है, जिसमें हम स्ट्रिप सर्जरी भी करते हैं, क्योंकि छोटे से एरिया से ज़्यादा ग्राफ्ट निकल जाते हैं, और एफयूई भी करते हैं, जिससे साइड के एरिया से थोड़ा सिंगल हेयर करके निकालें। तो कंबाइन करने से ग्राफ्ट ज़्यादा निकलते हैं। सबसे अच्छी बात, डोनर ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होता, डेंसिटी कम नहीं होती वहाँ की, और वहाँ से दोबारा फ्यूचर में भी बाल निकाले जा सकते हैं। सो ये जो चीज़ आपने भी बताई, ये बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? नॉर्मली आप समझें कि एफयूटी जो है वो सर्जिकल प्रोसेस है, उसके लिए आपको सर्जन होना पड़ेगा। बहुत सारे सेंटर्स में सर्जन्स नहीं है, बहुत सारे सेंटर्स सिर्फ टेक्नीशियन बेस्ड हैं जो चल रहे हैं। तो वहाँ जब सर्जन ही नहीं है तो सर्जरी कैसे करेंगे? अब सर्जन के अलावा आपको प्रॉपर ऑपरेशन थिएटर भी चाहिए, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़्यादा चाहिए। आपको ऑपरेशन थिएटर के साथ साथ माइक्रोस्कोप्स की सेटिंग वाला लैब और प्रॉपर ट्रेंड और एक्सपीरियंस टीम भी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ नहीं है, सर्जन नहीं है, ऑपरेशन थिएटर नहीं है, टीम नहीं है, माइक्रोस्कोप्स नहीं है, तो आप एफयूटी अच्छे से कर ही नहीं सकते। इसलिए बहुत सारे सेंटर्स जहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं हैं, वो एफयूटी एडवाइज ही नहीं करते। इनफैक्ट उसके नेगेटिव इफेक्ट्स ज़्यादा दिखा देते हैं कि उसके स्कारिंग हो जाएगी, नेक टाइट हो जाएगी, और बहुत सारे ऐसी झूठी बातें। लेकिन सर, जैसे आपने ये बात बोली, वैसे ही मार्केट में भी लोग यही बोलते हैं कि एफयूटी जो है ये काफ़ी ट्रेडिशनल और ओल्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स है। नाउ वी हैव बेटर टेक्नोलॉजी, हमें स्टिचेस की ज़रूरत ही नहीं है, वी डोंट हैव टू गो फॉर सर्जरी, लेट्स गो फॉर एफयूई। वेरी ट्रू। अब नॉर्मली ऐसा तो सच नहीं है जो ओल्ड टेक्निक है वो खराब हो जाती है, इजंट इट? ओल्ड इज गोल्ड भी एक नाम है, तो ओल्ड जरूर है टेक्निक। दिस इज द ओल्डेस्ट टेक्निक ऑफ स्ट्रिप हार्वेस्ट एंड हेयर हार्वेस्ट, बट स्ट्रिप हार्वेस्ट आज भी गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक मानी जाती है, क्योंकि इसमें डैमेज रेट सबसे कम होता है और नंबर ऑफ ग्राफ्ट सबसे ज़्यादा निकलते हैं। जो भी एरिया ऐसा है जिसमें ज़्यादा ग्राफ्ट्स की ज़रूरत है, उसी के लिए बेस्ट टेक्निक है। एफयूई तो अच्छी टेक्निक है, लेकिन उसका लिमिटेशन है, उसमें ग्राफ्ट्स कम ही निकाले जा सकते हैं। क्योंकि अगर सेफ एरिया से पीछे से निकालेंगे तो 2-2,500 ग्राफ्ट ही निकाले जा सकते हैं एक बार में। अगर वहीं से अगर 4-5,000 ग्राफ्ट एफयूई से निकालेंगे तो पीछे की डेंसिटी बिल्कुल कम हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं कि 4-5,000 ग्राफ्ट एफयूई से निकाल लिया और पीछे एरिया खाली हो गया है, और पूरा फ्रंट वाला टॉप वाला एरिया भरा भी नहीं है। तो एफयूई इज़ ए गुड टेक्निक, बट देयर इज़ ए लिमिटेशन कि अगर अपने को 3,000-4,000 ग्राफ्ट तक चाहिए तभी एफयूई पे जाएं। 3-4,000 ग्राफ्ट से ज़्यादा चाहिए तो अपने को कॉम्बिनेशन टेक्निक ही बेटर रहती है। ओके सर, मुझे एक और चीज़ आप बताइए कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस जो है, जो आप भी कर रहे हैं, जो और लोग भी कर रहे हैं, ये 100% सेफ है, या इसका कोई तो ड्रॉबैक होगा, कोई तो डार्कर साइड होगी जो शायद लोग जिसके बारे में बात नहीं करते? डेफिनेटली डार्कर साइड तो है ही। डार्कर साइड आजकल के एरा में वो है कि जिस पर्पस से ट्रांसप्लांट आप करा रहे हैं, अच्छा दिखने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, वही अचीव ना हो, यही डार्कर साइड है। और ये कब अचीव नहीं होता है? जब डिज़ाइनिंग प्रॉपर ना हो, हेयर लाइन खराब बना दी जाए, हेयर बिल्कुल खड़े खड़े स्ट्रेट बन गए, स्ट्रेट सामने फेंसिंग जैसा दिख रहा है, और लोग तुरंत पहचान ले रहे हैं कि आपने ट्रांसप्लांट कराया हुआ है। तो दैट इनफैक्ट डैमेजेस योर पर्सनैलिटी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल और कम हो जाता है जब पब्लिक में या कहीं पे प्रोफेशनल मीटिंग में, सोशल मीटिंग में कोई टोक दे आपको, अच्छा तूने ट्रांसप्लांट कराया हुआ है, या फिर आपसे बात करते करते आपकी हेयर लाइन पे स्टेयर करता रहे, तो क्यों आपने ट्रांसप्लांट कराया, तो आपको लगेगा यार ऊपर और क्यों देख रहा है, तो आप और कॉन्शियस हो जाएंगे। ट्रू। तो बैड एस्थेटिक डिज़ाइन, बैड नेचुरल हेयर लाइन डिज़ाइन, बैड डिज़ाइनिंग ऑफ हेयर लाइन, यही कॉमनेस्ट ड्रॉबैक आज के ट्रांसप्लांट का है। और इसीलिए ट्रांसप्लांट बहुत टाइम फेलियर भी देखा जाता है इन टर्म्स ऑफ कि उसका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं कर पाया जिस पर्पज से वो कराया गया था। सो आई थिंक जैसे आपने डिज़ाइनिंग का पार्ट बोला, मैं इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूँगा, क्योंकि जितना असेंशियल पार्ट हेयर को निकालना है, आई थिंक उससे ज़्यादा एसेंशियल पार्ट है कि उसको लगाएंगे कैसे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही बोला आपने। नॉर्मली जब भी हेयर ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि एफयूई से कराएं, कि एफयूटी से कराएं, कि कॉम्बिनेशन से कराएं, बट निकालने का प्रोसीजर है ये सारा।
लगाने का प्रोसीजर जो है वो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रॉपर एंगल में लगे, प्रॉपर शेप में हेयर लाइन बने, डिज़ाइन अच्छा बने, क्योंकि अल्टीमेटली जो रिजल्ट्स आने हैं वो लगाने से आने। Yes. निकालने से तो पीछे का एरिया का ही रिजल्ट्स दिख रहे हैं कि उसमें स्ट्रिप का स्कार दिख रहा है कि एफयू के डॉट्स दिख रहे हैं, लेकिन फ्रंट जो जिसके लिए आप ट्रांसप्लांट करा रहे हैं वो लगाने के पैटर्न से ही फाइनल उसका रिजल्ट आएगा। तो उसमें एस्थेटिक डिज़ाइन, आर्टिस्टिक डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। आई थिंक क्योंकि सर आपने एंगल की बात करी तो मैं समझना चाह रहा हूँ, हम जब देखते हैं तो ऑब्वियसली हमें उस टाइम में समझ नहीं आता कि हमारे हर एक बाल जो है जिस डायरेक्शन में वो ग्रो कर रहा है उसी डायरेक्शन में उसका आगे शेप भी बनता है। बिल्कुल। सो जब हम हेयर ट्रांसप्लांट में इन बालों को लगा रहे होते हैं तो क्या वो एंगल जो है वही डिसाइड करता है कि अगर आपने इस तरह से लगाया तब वो इस तरह से ही ग्रो होगा? इस थोड़े प्रोसेस को अगर आप बताएं। नॉर्मली क्या है, जब भी हेयर लगाते हैं अगर उसको नेचुरल एंगल में रखें, मतलब जो नॉर्मल स्कैल्प के हेयर का एंगल होता है जनरली वो 20-30 डिग्री होता है। Okay. तो उसको आप उस डायरेक्शन में अगर हेयर ग्रो कर रहा है तो आप कैसे भी कॉम करें, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, बैक कॉम, तो वो नेचुरल अपीयर करेगा। बट अगर एंगल लगाते टाइम गलत लग जाए, जैसे कई बार मैंने देखा है 90 डिग्रीज में इम्प्लांटेशन हो जाता है। राइट। 90 डिग्रीज में इम्प्लांटेशन होने के कारण आप उसको चाहे लेफ्ट टू राइट कॉम करें, राइट टू लेफ्ट करें या बैक करें, वो अननेचुरली दिख रहा होता है क्योंकि उसमें बहुत सारा गैप दिखता है और बाल ऐसे खड़े खड़े से दूर से पिलर जैसे, जैसे पोल लगे हुए हैं कोई, या फेंसिंग लगी हुई है, या जैसे बोलते हैं धूप की घास लगी हुई है, इस तरह से नज़र आते हैं। राइट। लेकिन सर जब भी बात ऑब्वियसली हेयर ट्रांसप्लांट की आती है तो सबके दिमाग में एक आता है कि इंडिया से क्या कराना। जी। बाहर चलते हैं, टर्की में बढ़िया होता है, पैकेज भी देते हैं, लिमोजीन में घुमाएंगे, 5 स्टार में रुकवाएंगे और इंटरनेशनल वैसे भी है, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे डॉक्टर्स होंगे। सो ये क्या ये सच्चाई है, ये मिथ है, या इसके पीछे भी कुछ एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है जिससे शायद लोग अभी अनजान हैं? टर्की इज़ एब्सोल्यूट स्कैम, वो ब्लैक मार्केट कहते हैं उनको, बिकॉज यू विल बी सरप्राइज, वहाँ हजारों सेंटर्स हैं लेकिन करने वाले डॉक्टर फिंगर काउंटेड है। मतलब वो स्कैम इतना खतरनाक है, वहाँ बड़े बड़े 5 स्टार होटल जैसे आपको हॉस्पिटल दिखेंगे लेकिन डॉक्टर नहीं दिखेंगे वहाँ। कौन तो कर रहा है? जी, वहाँ सिर्फ टेक्नीशियंस ही ऑपरेशन कर रहे हैं। Okay. कौन सा टेक्नीशियन कर रहा है, उसको क्या एक्सपीरियंस है, आता भी है कि नहीं आता है, वो भी आपको नहीं पता। आप सिर्फ लिमोजी और 5 स्टार होटल देख के और पोस्ट सर्जरी पार्टीज देख के चले जाएं और वहाँ जाके बाल आड़े टेढ़े लग जाएं, डोनर खत्म हो जाए, तो दैट विल बी द मोस्ट डिसएडवांटेजेस थिंग फॉर यू, इजंट इट? बट सर डू यू हैव एनी स्टोरी या एनी रियल लाइफ सिनेरियो जहाँ पर टर्की में ऐसा कुछ हुआ हो जो आपकी तक कहानी आई हो? डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे पेशेंट विजिट करते हैं सेंटर पे जो बोलते हैं हम लोग टर्की गए थे, वहाँ पे ऑफ़र किया गया था कि $2000 में ही पूरा सर के बाल भर देंगे, बट उन्होंने बाल भरे तो नहीं, पीछे से और खाली हो गए और जो बाल आए वो दूर दूर दिख रहे हैं, क्योंकि वहाँ जब पहुँचे तो उनको एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम, इंग्लिश वो बोलते नहीं है, इंग्लिश ढंग से समझ में आती नहीं, तो जाके किसी टेक्नीशियन नहीं कर दिया, डॉक्टर तो मिला ही नहीं उनको, और पेन बहुत हुआ सर्जरी के टाइम, इन्फेक्शन हो गया ऑपरेशन के बाद, तो हीलिंग भी बहुत डिलेड रही, और वो लिमोजी और जो चीज़ देख के गए थे वो सारी तो उनको दिखी नहीं, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स बहुत ख़राब आए, फिर उसको करेक्ट किया मैंने सर्जरी करके दोबारा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स ऑनलाइन ही आपको दिख जाएंगे, अगर आप सर्च करेंगे बैड रिव्यूज़ ऑफ टर्की तो बहुत सारे दिखेंगे। इनफैक्ट सर आई थिंक आप और मैं बात भी कर रहे थे अबाउट यूके, जहाँ पर यूके ने एडवाइजरी जारी करी है कि डोंट ट्रैवल टू टर्की फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। एब्सोल्युटली राइट। टर्की में ऑलमोस्ट 6 मंथ्स में 5-6 डेथ्स रिपोर्ट हुई थी हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर में ही, बिकॉज वहाँ पे अनहाइजीनिक कंडीशन में, अनसाइंटिफिक तरीके से, जहाँ पे प्रॉपर ऑपरेशन थिएटर ही नहीं है, क्लीनिनेस नहीं है, हाइजीन नहीं है, डॉक्टर नहीं है, सिर्फ टेक्नीशियन ही सर्जरी कर रहे हैं, ऐसी जगह सर्जरीज हो रही थी, तो इतने सारे कॉम्प्लिकेशन हुए कि यूके को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी कि आप ट्रैवल ना करें हेयर ट्रांसप्लांट के लिए टर्की। बट सर ऑब्वियसली एक जो बात आती है वो प्राइस फैक्टर ही आता है कि जिसकी वजह से लोग शायद ट्रैवल करते हैं, तो कितना डिफरेंस है इफ़ आई टॉक अबाउट इंडियन हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्टिंग एंड से टर्की हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्टिंग? नॉर्मली क्या है कि जब कोटेशन लेते हैं टर्की वालों से तो वो $2000 $3000 का कोटेशन देते हैं, ठीक है, विच सीम्स टू बी वेरी अट्रैक्टिव, बट अगर फ्लाइट का आने जाने का मिला लें तो ये बहुत महंगा पड़ता है इंडियन सिनेरियो से, क्योंकि वहाँ जाके प्राइसिंग चेंज हो जाती है। वो बोलते कुछ है और वहाँ जाके बोलते नहीं नहीं आपको तो ज़्यादा ग्राफ्ट्स लगने हैं, ज़्यादा एरिया है, इतने ग्राफ्ट्स के इतने पैसे होंगे, तो सोच के कुछ जाते हैं, वहाँ खर्चा ज़्यादा हो जाता है और वापस आके पता चलता है रिजल्ट्स भी नहीं आए, तो आप जाके कंप्लेंट किसको करोगे? राइट। इंडिया में हो तो इंडियन डॉक्टर के पास दोबारा जा सकते हो, आप उनसे पूछ सकते हो, फॉलोअप ईजी है, फॉलोअप ईजी है और रिलायबिलिटी भी तो है।
आप दोबारा जाके बात तो कर सकते हैं, क्वेश्चन तो कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व तो की जा सकती है। क्या अगर माइनर भी इशू हुआ तो आप टर्की दोबारा जाएंगे उस चीज़ को ठीक कराने के लिए? इम्पॉसिबल, राइट, इजंट इट? तो टर्की इज एब्सोल्यूट बैड चॉइस, और बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर रखा है उसको, एडवर्टीजमेंट्स इतने ज़्यादा है, और स्पेशली अगर आप ध्यान से देखें तो समझ में भी आएगा कि इसमें शो बिजनेस ज़्यादा हो रहा है, ना कि एक्चुअल रिजल्ट्स पे फोकस है। ऑनेस्टली सर, वहाँ पर डॉक्टर्स को कभी पब्लिसाइज नहीं करते, वो आपको सिर्फ लग्जरी और शोबिज ज़्यादा दिखाते हैं कि आपको ये सब मिलेगा, इंस्टेड कि वो इस डॉक्टर के बारे में बताएं कि ये डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करेगा। एब्सोल्युटली, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। या क्योंकि आप सर्जरी कराने जा रहे हैं तो कौन डॉक्टर कर रहा है, उसको एक्सपीरियंस कितना है, उसकी क्वालिफिकेशन कैसी है, उसके पास रिजल्ट्स कैसे हैं, वही डिटरमाइन करते हैं कि आपका रिजल्ट्स कैसा आएगा, इजंट इट? राइट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि अंडरस्टैंड कि कौन सर्जरी करने वाला है, उसका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या है। सर अगर मैं बात करूँ अब एडवांसमेंट की, कि हम कहाँ तक आ गए हैं जी इस हेयर ट्रांसप्लांट में, जी। ऑब्वियसली हमने FUE की भी बात करी, बट क्या FUE की भी और एडवांसमेंट हुई है, उसमें भी और नई नई चीज़ें ऐड हुई हैं? या डेफिनेटली रोहन, FUE का आजकल जो लेटेस्ट वर्जन है वो है ट्रैवलिनी सिस्टम, मतलब हेयर निकालने के लिए ऐसी मशीन डेवलप हो गई है जिसमें डैमेज रेट बहुत ही कम है। बिकॉज FUE में जब नॉर्मली हम लोग माइक्रोमोटर यूज़ करते थे वो रोटेट करते हुए हेयर को निकालता था। अब जब भी, अब मान लीजिए 2 हेयर 3 हेयर पास पास में है और तीसरा हेयर थोड़ा दूर जा रहा है, तो रोटेट करते हुए जब ड्रिल जाता है तो एक आध उसका हेयर कटने के चांस बन जाते थे। राइट। या तो बड़ा पंच यूज़ करना पड़ता था जिससे निशान ज़्यादा होते थे। अब क्या हुआ कि ट्रैवलिनी मशीन ऐसा है जिसमें हमारे पास 3 डिफरेंट मॉडलिटीज़ हैं काम करने की, रोटेशन के साथ ऑसिलेशन, वाइब्रेशन और एक सक्शन भी अटैच है। ओके। तो फ्रंट जब इनिशियली जब ड्रिल करते हैं तो रोटेशन यूज़ करते हैं, जब 3 हेयर दूर दूर जा रहे होते हैं तो नीचे डीप स्ट्रक्चर में हम लोग वाइब्रेशन ऑसिलेशन के साथ सक्शन से उसको पुल कर लेते हैं। तो वो सक होके जब 3 हेयर ऊपर आते हैं तो वो 3rd हेयर के जो डैमेज होने के चांसेस थे वो कम हो जाते हैं। Okay. इसलिए डैमेज रेट बहुत कम हो गया है, और क्योंकि सक्शन अटैच्ड है तो हमें ड्रिल साइज भी छोटा यूज़ करना पड़ता है। तो ड्रिल साइज छोटा यूज़ करने के कारण पीछे जो है स्कारिंग कम हो गई है, क्योंकि पंच बहुत मिनिमम छोटे साइज का हो गया, 0.9 0.8 मिलीमीटर का। Okay. उसे स्कारिंग नहीं आती है, डैमेज रेट कम है तो सामने की तरफ रीग्रोथ रेट ज़्यादा आती है, परसेंटेज ऑफ रीग्रोथ ज़्यादा दिखता है, डेंसिटी ज़्यादा आती है। पीछे क्योंकि स्कारिंग कम हुई है तो री एक्सट्रैक्शन भी अच्छा होता है, नेक्स्ट टाइम भी निकालना इजीली पॉसिबल होता है, पीछे कोई निशान भी नहीं दिखते। Okay. तो ट्रैवलिनी जो सिस्टम है वही लेटेस्ट एडवांसमेंट है और उसको हम लोग आजकल मेडिस्पा पे यूज़ कर रहे हैं। भाई इसी में एक और मैं पढ़ रहा था जो कि है सफायर ट्रांसप्लांट। जी। सो ये कैसे अलग है, इसमें क्या टेक्निक है? सफायर ट्रांसप्लांट एक फैंसी नेम है जो ज़्यादातर टर्की क्लिनिक्स यूज़ करते हैं। सफायर ब्लेड एक सिंप्लीफाइड नाइफ हैंडल है, एक ब्लेड है जो एक हैंडल से अटैच है। वो कोई महंगा भी नहीं आता, 2-2.5 हज़ार रुपये का, ऑनलाइन आप सर्च करेंगे तो दिख जाएगा। वो कोई मैजिक पिल नहीं है, मैजिक वॉन्ड नहीं है कि आप उससे ही हेयर ट्रांसप्लांट अच्छा हो जाता है। होल बनाने के लिए प्रॉपर एक शार्प इंस्ट्रूमेंट है। वो आजकल हमारे पास नॉर्मल शार्प ब्लेड्स भी हैं, नीडल्स भी हैं और सफ़ायर ब्लेड भी है, लेकिन कौन सर्जरी कर रहा है उससे रिजल्ट्स आने, ना कि वो सफ़ायर ब्लेड से। तो ये बिल्कुल ही मिसनॉमर है और फैसिनेटिंग टर्म यूज़ करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। तो DHI ट्रांसप्लांट जो है ये भी एक ऐसा टर्म पड़ा था, ये गुमराह करने के लिए या ये एकदम ये कमर्शियली मोटिवेट करने के लिए लोगों को कि हम नॉर्मल FUE करेंगे तो ये चार्ज लेंगे और DHI करेंगे तो ये चार्ज लेंगे। एक्चुअली DHI इज सिंप्लीफाइड वे कि हेयर को निकाल के बाहर आउट ऑफ बॉडी टाइम कम रखना होता है और अर्लीस्ट उसको इम्प्लांटेशन करना होता है। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि हेयर कोई मछली जैसा ऑर्गन है कि बाहर निकालते ही मर जाता है। उसके अच्छे प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस हैं, उसको बाहर आराम से 6-8 घंटे तक रखा जा सकता है प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में। और हर इंसान जो ट्रांसप्लांट कर रहा है, हर डॉक्टर इसी तरह करता है, निकाल के उसको प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन रखता है फिर लगाता है। 6-8 घंटे में कोई भी उसमें डैमेज नहीं होता है। इनफैक्ट DHI में अगर सोचे कि तुरंत लगा देंगे इसलिए एक बाल निकालो एक लगाओ, तो निकालते टाइम भी पोजीशन गड़बड़ाई रहेगी क्योंकि हेड पोजीशन डाउन चाहिए होती है और लगाते टाइम हेड पोजीशन अप चाहिए होती है। तो आप दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करके निकालते टाइम भी डैमेज बढ़ा देंगे और लगाते टाइम उसके एंगल डायरेक्शन बिगाड़ देंगे तो डिज़ाइन ख़राब करेंगे। तो इनफैक्ट ज़्यादा तो कमर्शलाइज ही बोलते हैं ये लोग कि हम लोग DHI करेंगे तो ज़्यादा प्राइस होंगे, लेकिन आउट ऑफ बॉडी टाइम करना हर किसी सर्जन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो हम लोग भी मेडिस्पा पे करते हैं, मिनिमम आउट ऑफ बॉडी टाइम से इम्प्लांटेशन करते हैं जिससे रीग्रोथ परसेंटेज 95% से हमेशा ज़्यादा ही रहती है। सर मैं इसके बारे में और डिटेल में बात करूंगा, लेकिन जब आप बात कर रहे थे तो मुझे याद आया कि
गलत हेयर ट्रांसप्लांट का इम्पैक्ट क्या हो सकता है। जी जी, वो हमने शायद वीरेंद्र सहवाग के केस में भी देखा था। एब्सोल्युटली। तो मैं उनकी ये जो हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी है उसके थोड़ा समझना चाहूँगा कि उनके केस में क्या गलत हो गया। नॉर्मली देखिए क्या है, कभी भी हेयर ट्रांसप्लांट चूज़ करते टाइम ये सोचना ज़रूरी है कि अपने को कितने बालों की रिक्वायरमेंट लाइफ टाइम में होने वाली है। अगर 2000 से 4000 तक की बालों की रिक्वायरमेंट है, 2000-4000 ग्राफ्ट की लाइफ टाइम में, तो एफ सही टेक्निक होता है। लेकिन ऐसे पेशेंट्स जिनमें एरिया बॉल्डनेस ज़्यादा है, ग्रेड 5-6 है, तो उनमें 2-4 हज़ार ग्राफ्ट से कुछ काम चलने नहीं वाला। उनको लाइफ में 8 से 10 हज़ार ग्राफ्ट, कई बार 12,000 ग्राफ्ट भी चाहिए होते हैं। तो उनमें एफ चूज़ ना करें। ओनली एफ टेक्निक में वो आधे रास्ते में अटक जाएंगे, जो वीरेंद्र सहवाग जी के साथ हुआ। फ्रंट वाला ट्रांसप्लांट कराया DHI टेक्निक से और ऑलमोस्ट 4,000 3-4 हज़ार ग्राफ्ट लगवा लिए, लेकिन डोनर उस चक्कर में बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। वो डेंसिटी खत्म हो गई डोनर की, और जब उनको बॉल्डनेस मिड स्कैल्प में वर्टेक्स में डेवलप हुई तो डोनर इतना बचा ही नहीं था। तो यही होता है जब हायर ग्रेड बॉल्डनेस में एफ टेक्निक यूज़ कर लेते हैं, आधा कवर होता है, आधा छूट जाता है। या फिर यंग पेशेंट्स जो अभी तो लोअर ग्रेड बॉल्डनेस में है, मतलब अभी तो ग्रेड 3-4 है, लेकिन फ्यूचर में उनके ग्रेड 5-6 होने के चांसेस हैं, तो ओनली एफ टेक्निक से वो आधे रास्ते में अटकने के चांसेस हो जाते हैं कि आधा कवर है, आधा खाली है और डोनर खत्म हो गया है। तो यही हुआ वीरेंद्र सहवाग जी के साथ। बट ये तो हमने एक रॉन्ग साइड समझ ली, एक राइट साइड सलमान खान के साथ भी हुई जी। उन्होंने भी ऑलमोस्ट सेम टाइम पर इस प्रोसेस को चालू किया जी। बट उनका हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस काफी सक्सेसफुल रहा। सलमान खान जी ने कराया था स्ट्रिप सर्जरी, और इनफैक्ट उन्होंने 2 बार स्ट्रिप सर्जरी कराई, दोनों बार ही सक्सेसफुल रही है। फ्रंट करवाया, मिड स्कैल्प कराया, और अच्छी बात तो ये उसके बाद भी डोनर खत्म नहीं हुआ था, थोड़ा एफ और करा के बीच बीच में फिलिंग कराई है। तो हायर ग्रेड बॉल्डनेस के लिए जैसा मैं बोल रहा हूँ, स्ट्रिप और एफ कॉम्बिनेशन ही बेस्ट चॉइस है, और कॉम्बिनेशन करेंगे तो ज़्यादा एरिया भी कवर होगा, और ज़्यादा एरिया कवर होने के बावजूद भी पीछे डोनर ख़राब नहीं होगा। तो सलमान खान जी का हेयर ट्रांसप्लांट अभी भी फैंटास्टिक चल रहा है और भरा हुआ दिख रहा है, क्योंकि वो स्ट्रिप सर्जरी की हुई थी, उसमें कॉम्बिनेशन किया हुआ और सेफ एरिया से ही सारे बाल लिए गए हैं। हो सकता है भाईजान के फैंस को सुन के थोड़ा सा शॉकिंग हो कि भाईजान ने हेयर ट्रांसप्लांट करा रखा है। नहीं नहीं, ये तो वर्ल्ड वाइड नोन है, ऑलमोस्ट ही इज द आइकॉन फॉर ट्रांसप्लांट फॉर सर्जरी। व्हाट अबाउट शाहरुख खान सर? शाहरुख खान जी ने तो ट्रांसप्लांट शायद नहीं कराया, लेकिन आमिर खान जी ने कराया हुआ है ट्रांसप्लांट। अक्षय कुमार ने भी ट्रांसप्लांट कराया हुआ, दोनों ने स्ट्रिप सर्जरी से कराया हुआ है, सक्सेसफुल हैं ट्रांसप्लांट, बहुत टाइम से अच्छे चल रहे हैं। तो स्ट्रिप सर्जरी में सबसे खास जो बात होती है वो कि वो सेंटर एरिया से ली जाती है। सेंटर एरिया के बाल सबसे लॉन्गेस्ट सर्वाइवल होते हैं, इसलिए ये सेफ एरिया से लिए हुए बाल होते हैं, इसलिए वो सबसे ज़्यादा चल रहे होते हैं। सो आपने क्योंकि शाहरुख खान की बात करी, आपने कहा कि शायद उन्होंने नहीं कराया हुआ जी। उनसे किसी ने पूछा था कि आपके हेयर के राज क्या है, कि आप कैसे अपने हेयर को इतना अच्छा रखते हैं, तो उन्होंने बोला मैं कुछ नहीं लगाता, मैं सिर्फ पानी से बाल धोता हूँ। सो क्या ये इसमें सच्चाई है कि यू डोंट अप्लाई एनीथिंग ऑन योर हेयर्स, आप नॉर्मल पानी से अपने रोज़ बाल धो तो बाल ज़्यादा हेल्दी रहते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्लीन शैम्पू से करना ज़रूरी है। शैम्पू करें, कंडीशनर करें। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई आर्टिफिशियल और ऊपर से ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसा कि आजकल बहुत सारे एड्स देखते हैं कि ऐसा तेल लगा लीजिए तो हेयर थिक हो जाएंगे, न्यूट्रिशन लंबे हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे जी। दैट इज़ एब्सोल्युटली फॉल्स। जैसे आजकल ऑयल बहुत चल रहा है ना, ऐसे ही बहुत सारे नए नए चीज़ें, जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट करते रहते हैं। वैसे तो वो एलोपैथिक दवाइयाँ ही हैं उसमें मिक्स करके, बट वो क्लेम करते हैं कि हमारी ट्रीटमेंट से आप जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे, जल्दी अच्छे रिजल्ट आएंगे। ऐसा नहीं है, ऑयल से ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। सो मतलब शाहरुख खान भी कुछ ना कुछ तो लगाते ही हैं। हाँ बिल्कुल लगाते ही हैं, और शैम्पू तो करते ही होंगे प्रॉपरली। ऑयल नहीं लगाते होंगे, क्योंकि ऑयल हर किसी को लगाने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली किसी का ऑयली स्कैल्प है तो वो तो नहीं लगाएं तो ही फ़ायदा है, अदरवाइज़ रूसी होना और इशीनेस होना बढ़ जाता है। तो ऑयल हर किसी के लिए नेसेसरी नहीं है, और ऑयल लगाने का भी एक तरीका होता है कि स्कैल्प पे, स्किन पे नहीं रगड़ें ऑयल को, हेयर पे थोड़ा सा शाइन करने के लिए, वो ड्राई नहीं हो, फिजी नहीं हो, थोड़े सुलझे हुए से रहें, शाइन दें, सॉफ्ट रखें, उसके लिए लगाना होता है। तो सर आपने तो फिर अब चंपी का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। चंपी में जब तक नाई ऐसे ऐसे ना मारे स्कैल्प पे तेल डाल के, तब तक चंपी नहीं होती। देखिए, चंपी का कंसेप्ट तो बिल्कुल ही अलग है। वो उसमें स्कैल्प मसाज करते हैं, जिससे स्किन की वैस्कुलरिटी या फिर थोड़ा सॉफ्टनेस बढ़ती है। Right. तो वो ऑयल के कारण नहीं होता। ऑयल तो मीडियम है कि वो आपको खाली हाथ से चंपी करेगा तो वो बाल और ट्रॉमेटाइज होंगे, झड़ेंगे। तो ऑयल जब मीडियम है, इसका मतलब ये नहीं कि ऑयल लगाने से फ़ायदा हो रहा है।
फ़ायदा चंपी से क्यों होता है? क्योंकि स्किन को जोर जोर से प्रेस करके हिलाते हैं तो उसकी वैस्कुलरिटी, ब्लड सप्लाई बढ़ती है, उससे हेयर पे थोड़ा जान और आ जाती है। बट ऐसा नहीं है कि वो ही रामबाण दवा है हेयर वापस लाने के लिए, टेम्परेरी थोड़ा बहुत फ़ायदा कुछ कर सकते हैं बस इससे। सो ऐसी कोई आपके हिसाब से घरेलू कोई तरीका है जिससे हम जो बालों पे अप्लाई करें या जिसका इनटेक करें कि बाल उससे थोड़े हेल्दी रहें? देखिए, अगर अच्छी लाइफस्टाइल है, मतलब हेल्दी न्यूट्रिशन डाइट खा रहे हैं, फास्ट फूड नहीं खा रहे हैं, प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें नहीं खा रहे हैं, प्रोटीन कंटेंट हाई है, विटामिन्स प्रॉपर जा रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और प्रॉपर स्लीप भी ले रहे हैं, तो जैसे बाकी बॉडी ऑर्गन अच्छे रहेंगे ऐसे हेयर भी हेल्दी रहेंगे। तो आपने जितने सारे पॉइंट्स बोले कुछ भी नहीं हो रहा है। सब इसी चीज़ से परेशान है, ना सही खा पा रहे हैं, पूरे टाइम मोबाइल पे है, हर चीज़ तो नेगेटिव ही है। अब इस नेगेटिव सिनेरियो में कैसे हेल्दी रख सकते हैं? देखिए, नेगेटिव सिनेरियो में आप चाहें कि बॉडी तो कैसी भी रहे, बाल हेल्दी रहे, तो ऐसा तो इम्पॉसिबल है, बिकॉज बॉडी ऑर्गन के जैसे ये हेयर ऑर्गन है और आपने अगर बाकी हार्ट, लंग, लिवर, किडनी का ध्यान नहीं रखा तो बाल कैसे सुरक्षित रहेगा? तो पूरी बॉडी का ध्यान रखेंगे तो बाल अपने आप ही मेंटेन हो जाएंगे। तो जो बोलते हैं ना कि हेल्दी इनसाइड ब्यूटीफुल आउटसाइड, राइट, मतलब बाहर से लगा के सुंदर नहीं होना है, अपने को अंदर से हेल्दी होना है, जिससे आप ब्यूटीफुल आउटसाइड अपने आप ही हो जाएंगे। लेकिन सर एक पूरी कंपनी है जो वेजिटेबल ऑयल्स पे चल रही है, चाहे वो प्याज का ऑयल हो, देन वो लहसुन का ऑयल हो, उसके ऊपर पूरी कंपनी चल रही है। सो अब मैं ये जानना चाहूँगा कि वो तो ये क्लेम करते हैं कि आप हमारा प्याज का तेल लगाओ जी जी, एंड देन आप देखो आपके बालों में क्या शाइन आएगी, क्या ग्रोथ आएगी। एक प्रॉपर कंपनी है इसके ऊपर। तो देखिए क्या है कि जैसे मैंने स्टार्ट में ही बोला, मेल्स का ऑर्नामेंट है हेयर, जैसे फीमेल में लड़कियां क्या अच्छे सुंदर गहने पहन के खुश फील करती हैं, ऐसे ही आदमी अच्छे बालों से ही खुशी महसूस करता है, उसके पास कोई ऑर्नामेंट्स नहीं होते बहुत सजने के लिए। राइट, तो जो ह्यूमन सेंटिमेंट है मेल का, वो हेयर के लिए बहुत ज़्यादा है। तो उसको जैसे ही हेयर फॉल या थिनिंग या फिर रिसीडेड हेयर लाइन दिखती है, वो कोई ना कोई अल्टरनेटिव ढूंढता है उसको रोकने के लिए, और उसको कोई फॉल्स प्रॉमिस करे कि हम बस थोड़ा सा ट्रीटमेंट और आप दोबारा जवान और यंग हो जाएंगे। तो वो खुशी के मारे वो भूल जाता है कि पता नहीं इसमें साइंटिफिक ट्रूथ है कि नहीं, और वो ऐसे ही ऑयल खरीद लेता है या फिर प्याज का रस लगा लेता है, कई लोग घी लगा लेते हैं, कई लोग गोबर लगा लेते हैं और लहसुन और ये सारी चीज़ें वो ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद इससे उनके बाल फिर से वापस आ जाए। और कई बार ये ऑयल चलते भी इसलिए क्योंकि वो इतना एडवर्टीजमेंट करते हैं कि हज़ारों लोग, लाखों लोग देख रहे हैं, उसमें से 1000 खरीद के ट्राई कर लेते हैं, सोचते हैं 1000-2000 रुपये तो खर्च होने, और बस 1000-2000 करके जब हज़ारों लाखों लोग खरीदते हैं तो कंपनी तो चली जाती है। मेल सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करके कंपनियाँ चला रहे हैं। मतलब आपके हिसाब से ये प्याज का तेल ज़्यादा कुछ फ़र्क करता नहीं है? 1% भी नहीं करता, इनफैक्ट स्किन को डैमेज और कर देता है। नाइस। सर, मार्केट में हेयर गमीज भी आती हैं जी, मतलब मैं वही कह रहा हूँ, वही सब चीज़ें हैं जिसको पब्लिसाइज करके एक कुछ नयापन डाल के आप लोगों को सेल करते हैं। तो वही बात है कि ये मेल सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं कि आदमी को चाहिए कि बाल अच्छे रहें, इंसान को चाहिए कि बाल अच्छे दिखें, जिससे वो सुंदर दिखे और हैंडसम दिखे। तो वो सोचता है कि यार बाल झड़ रहे हैं, तो कोई भी उसको फॉल्स प्रोमिस करे और कोई शॉर्टकट दिखाए तो उसको यूज़ तो कर ही लेता है एक बार ट्रायल के लिए। इसी तरह मेल गमीज, जो हेयर फॉल गमीज हैं, बोलते हैं बायोटिन रहता है, इससे हेयर ग्रोथ होगा, बट ऐसा है नहीं। बायोटिन कोई ऐसा नहीं है कि हर किसी में डेफिशिएंट और उसके कारण ही हेयर फॉल हो रहा हो। तो बायोटिन सप्लीमेंट करने से उसी इंसान को फ़ायदा होगा जिसमें एक्चुअली बायोटिन डेफिशिएंसी हो रही हो। राइट, दीज आर नॉट वेरी यूजफुल एक्चुअली। ओके। सर, हम जो हेयर ड्रायर्स यूज़ करते हैं, हेयर स्ट्रेटनर्स यूज़ करते हैं एवरीडे लाइफ में, तो क्या वो भी बालों को इतना डैमेज कर देता है कि आपके बाल उड़ने या फिर बाल आपके ख़त्म होने स्टार्ट हो जाते हैं? देखिए, नॉर्मली आपको ये समझना होगा, जो हेयर ग्रोथ है वो इनसाइड स्किन रूट से आ रही है, और जो बाहर, जो स्किन के बाहर जो हेयर है वो एक डेड पार्ट है बॉडी का। तो आप वो डेड पार्ट को अगर ड्रायर कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं तो उससे हेयर क्वालिटी बाहर की हेयर की जरूर खराब होगी, लेकिन अंदर से फिर से नई अच्छी क्वालिटी आ सकती है अगर हेल्दी बॉडी है तो। ओके। तो हेयर ड्रायर वगैरह यूज़ करने से आपके हेयर खराब तो हो सकता है, अगर बार बार उसको करें तो हेयर थिन होगा, बार बार खींचेगा, टूटेगा, बट ऐसा नहीं कि वो परमानेंट डैमेज कर देगा किसी चीज़ को, अंटिल योर लाइफस्टाइल इज हेल्दी। अगर मैं बात करूँ हेयर वैक्स की या हेयर जेल्स की, तो वो तो आपके स्कैल्प तक जा रहे हैं कहीं ना कहीं। जी, जब आप हाथ लगा रहे हो, आप लगा रहे हो, तो आपके स्कैल्प तक जा रहे हैं। सो क्या वो डैमेज कर रहा है अंदर से?
नहीं, जनरली ऐसी चीज़ जो आपको एलर्जेंट नहीं है, एलर्जिक नहीं है, वो स्किन को उतना डैमेज नहीं करती है कि वो हेयर रूट तक पहुंच जाए। ओके। तो जेल्स वगैरह हैं, आप टेम्प्रेरी लगा सकते हैं, स्टाइलिंग जेल वगैरह, और जो लोशंस आते हैं, सीरम्स आते हैं, क्योंकि वो तो टेम्प्रेरी लगा रहे हैं, आप फिर क्लीन कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसके कारण हेयर कोई डैमेज हो जाए। इनफैक्ट लोग हेयर डाई करने से भी बहुत डरते हैं कि हेयर डाई करेंगे तो हेयर टूट जाएंगे और फिर से सारे ही सफ़ेद हो जाएंगे। ऐसा है नहीं। हेयर डाई अगर आप एलर्जिक नहीं हो हेयर डाई के लिए तो लगा सकते हैं, उससे कोई हेयर फॉल वगैरह होता नहीं है। सर अब जो मैं सेक्शन पे जंप करने वाला हूँ वो कुछ लोगों के लिए काफ़ी सेंसिटिव हो सकता है क्योंकि वो थोड़ा फीमेल सेंट्रिक है। जी। तो ये जो फीमेल्स अपने बालों को कलर कराते हैं जी। सो क्या ये कलरिंग जो है ये प्रोसेस भी डैमेज करता है उनके बालों को? एब्सोल्युटली नहीं करता है। क्या होता है कि अगर डाई आप कर रहे हैं तो हेयर के ऊपर एक कलर्ड लेयर आती है और वो कलर्ड लेयर धीरे धीरे निकल भी जाती है क्योंकि नीचे से नया बाल आ जाता है। लेकिन हाँ, बार बार आप अगर डाई करेंगे तो हेयर थिनिंग थोड़ी सी हो जाती है क्योंकि आप उसको बार बार कलर कर रहे हैं, उतर रहा है, कलर कर रहे हैं, उतर रहा है, केमिकल्स लगा रहे हैं। लेकिन इससे परमानेंटली हेयर डैमेज हो जाए ऐसा नहीं होता है। ये ज़रूर है कि आपको थोड़े टाइम बार बार डाइज करने से ऐसा लगेगा वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो रहा है बिकॉज ऑफ थिनिंग ऑफ हेयर, नॉट बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ हेयर। ओके, सो करा सकते हैं हेयर कलर? जी बिल्कुल करा सकते हैं। तो सर एक और चीज़ होती है जब आप हेयर कलर कराने बैठते हैं ना, बोलते हैं हेयर स्पा भी करा लो आप। जी जी। सो जैसे आप मेडी स्पा है वैसे वो हेयर स्पा है, तो वो मशीन रख देते हैं और बोलते हैं कि अब आप देखना कि स्पा के बाद आपके हेयर्स जो हैं वो कितने अच्छे ग्रो करेंगे। और नॉर्मली जो हेयर स्पा है वो आपके हेयर को शाइन दे सकता है, सॉफ्ट कर सकता है, बट न्यू हेयर ग्रोथ या फिर थिकनिंग उससे नहीं होती है। ये ज़रूर है अगर आपके सॉफ्ट है, क्लीन हो गए हेयर तो थोड़ा बल्क लगता है, ऐसा लगता है कि फ्लफ़ी जैसे हेयर हो गए, थोड़ा बल्की हो गए। और जब वो ऑयल के कारण या पानी के कारण चिपके रहेंगे तो ऐसा लगेगा कि वॉल्यूम कम है। तो हेयर स्पा से आप एस्थेटिकली इम्प्रूव हो जाते हो, लेकिन टेक्निकली हेयर में कोई चेंज नहीं आता है। ओके सर, एक बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है जो हम सबको परेशान भी करता है घरों में। जब हम बाल में कोम करते हैं तो 4-5 बाल जुड़ के आ जाते हैं। जी जी। किसी किसी के 12-13 भी आ जाते हैं। जी जी। तो देख के बड़ा बुरा लगता है कि ये बाल हमारे झड़ रहे हैं। सो आपके हिसाब से क्या ये बाल झड़ना नॉर्मल है या ये एक वार्निंग है कि आपको अब इस पर ध्यान देना पड़ेगा, और कितने बाल झड़ जाए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है? देखिए, ये समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हेयर की एक साइकिल होती है। जैसे पौधे होते हैं, ग्रो करते हैं, पत्ते आते हैं, झड़ते हैं, फिर नए पत्ते आते हैं, झड़ते हैं। इसी तरह हेयर की साइकिल होती है एनाजन, कैटाजन, टिलोजन फेज। एनाजन में वो ग्रो करता है, कैटाजन में वो एक स्टैग्नेंट फेज में आता है, टिलोजन में वो फॉल होता है और वो रूट तो वहीं रहती है, फिर से नया एनाजन फेज में जाएगा, कैटाजन में स्टैग्नेंट होगा और टिलोजन में फॉल होगा। मतलब जैसे पतझड़, बसंत, बहार ऐसे चलता है, ऐसे ही रूट से हेयर आता है, ग्रो करता है, गिरता है, फिर नया आता है, ऐसे चलता रहता है। तो पूरे सर में करीब करीब 1 लाख बाल हैं। 1 करोड़ सुना था, करोड़ों बाल हैं? नहीं, करोड़ तो नहीं है, 1 लाख बाल हैं। तो और हर बाल की साइकिल करीब 3 साल की है। ये एक बाल 3 साल में एक बार गिरता है और नया आता है। ठीक है। तो अगर सारे बाल एक बार 3 साल में गिर रहे हैं तो पर डे 50 से 100 बाल गिरना तो बहुत नॉर्मल है। ओके। क्योंकि इतने बाल झड़ के वापस आना हर साल होता ही रहता है। और भगवान ने एक अच्छा काम ये कर रखा है कि पतझड़ नहीं आता, नहीं तो एक बार कभी साल में गंजे हो जाए और फिर दोबारा बाल आ जाए। क्योंकि सारे हेयर की साइकिल अलग अलग क्लॉक से चलती है, इसलिए कुछ बाल कभी गिरते हैं, कुछ बाल कभी गिरते हैं। तो पर डे 25-50 बाल गिरना एब्सोल्युटली नॉर्मल है। स्पेशली वो मोटे मोटे बाल जो गिर रहे हैं वो तो वापस ही आ जाते हैं। सो फीमेल्स जब कोम कर रही हैं और बहुत सारे बाल उनके निकल रहे हैं तो इतना टेंशन वाली बात नहीं है वो। हाँ, 25-50 बाल अगर निकल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाली बात नहीं। लेकिन अगर आपको लग रहा है ओवरऑल वॉल्यूम ही कम होते जा रहा है, थिननेस आती जा रही है, स्कैल्प में विजिबिलिटी चालू हो गई है, तब डॉक्टर को कंसल्ट करें। ऑल्सो सर, आपने जब बात कही कि अलार्मिंग है तो मेरे दिमाग में एक और चीज़ आई कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या है हेयर ट्रांसप्लांट की? मतलब कौन सी ऐसी एज है, क्योंकि बोला जाता है कि यंग एज में अवॉइड करो हेयर ट्रांसप्लांट कराना। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं मेरे पास 20 साल 25 साल वाले एज वाले कि हमें तो बाकी सब लोग डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि ट्रांसप्लांट नहीं कराओ इस एज में, और अभी ये सही एज नहीं है ट्रांसप्लांट की, जो एब्सोल्युटली मेरे हिसाब से तो फॉल्स स्टेटमेंट है। जो भी इंसान, चाहे वो 20 साल का हो चाहे 22 साल का, अगर हेयर लाइन उसकी पीछे चली गई है उसके कारण उसको साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो रहा है और वो कॉन्फिडेंस लेवल लो हो गया है और लाइफ में वो बहुत ही परेशान रहने लग गया है, तो वो ट्रांसप्लांट करा सकता है। क्यों नहीं करा लेना चाहिए उसको ट्रांसप्लांट? क्योंकि ट्रांसप्लांट एक सिंपल प्रोसीजर है जिससे वो दोबारा हेयरलाइन उसकी यंग 20-25 साल की हो जाएगी और अपना नॉर्मल लाइफ में वो प्रोफेशनली, सोशली अपने अच्छे से जी पाएगा। नॉर्मली बहुत सारे डॉक्टर्स इसलिए शायद मना कर देते हैं क्योंकि
अर्ली एज में ये असिस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है कि आपका बॉल्डनेस कहाँ तक जाके रुकेगा। राइट। तो अगर आप कोई ऐसे डॉक्टर से ट्रांसप्लांट कराने जा रहे हैं जिसमें ये कैपेबिलिटीज़ है कि वो ग्रेड 6 तक के बॉल्डनेस को ट्रीट कर पाए, तो वो आपका अभी भी ट्रीट कर देगा बॉल्डनेस, और अगर ग्रेड 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, तब भी ट्रीट कर पाएगा। ये सोचना बिल्कुल गलत है कि 20-25 साल में ट्रांसप्लांट नहीं करा जाए और इसके साथ किसी तरह ज़िंदगी गुजार दे, क्योंकि वो तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ के ईयर्स हैं। ट्रू। जब आपको अच्छा दिखना और फील करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यंग फील करना, तो अर्ली एज में भी ट्रांसप्लांट कराया जा सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सेफली और इफेक्टिवली उसके रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, अर्ली एज की बात हो गई, और ओल्डेस्ट एज क्या है जिस एज तक कोई इंसान सोच सकता है कि हाँ अभी भी मेरे पास टाइम है हेयर ट्रांसप्लांट कराने का? जब तक दिल जवान है आप ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। इनफैक्ट जब भी आपका मन करे, चाहे आप 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, 70 साल के हैं। इनफैक्ट मेरे जो ओल्डेस्ट पेशेंट हैं, ही वॉज 85 व्हेन ही गॉट हिज ट्रांसप्लांट। पहले वो नहीं करा पाए कि पहले उनको भरोसा नहीं था कोई डॉक्टर अच्छे से करेगा, फिर उन्होंने मेरे रिजल्ट्स देखे। 70 साल के, 75 साल के पेशेंट्स जिनके मैंने ट्रांसप्लांट किया हुआ है, और उन्होंने कराया है मुझसे, और वो बहुत खुश हैं, क्योंकि वो कम से कम 25 साल जवान लग रहे हैं अब। 85 की जगह 50 साल की उम्र आ गई है उनकी। वाह जी सर, जब आपने बात करी थी यंगर एज के मेंटल ट्रॉमा की, कि लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होता है, सो आपके पास कोई ऐसा केस आया है जो आपको याद हो जहाँ पर बाल गिरने की वजह से किसी यंग बच्चे को साइकोलॉजिकल इश्यूज हुए हो, प्रॉब्लम हुई हो, स्ट्रेस हुआ हो? ये एक्चुअली बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, अपने को अब ढूंढने नहीं जाना पड़ता यंग एज में साइकोलॉजिकल इशू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत सारे जो यंग बच्चे हैं 20 साल 25 साल के, जो कॉलेज जा रहे हैं और उनके पीयर प्रेशर होता है, लोग उसको गंजा चढ़ाने लगते हैं, वो कैप पहन के कॉलेज जाना चालू कर देता है, लोग उसको टोपी वाला लड़का चलाना चालू कर देते, तो कॉलेज जाना बंद कर देते। तो ऐसे ही एग्जाम्पल था, वो उसने पूरा कॉलेज लाइफ गया ही नहीं। वो क्यों नहीं गया? क्योंकि उसके बाल उड़ रहे थे और वो कैप लगा के जाना पड़ रहा था। ट्रांसप्लांट के बाद जैसे ही रिजल्ट्स आए, उसने कॉलेज रिज्यूम किया, और आप मानोगे नहीं, बहुत टॉप परफॉर्मर बना कॉलेज का। वाओ। सो आई थिंक जो बोला जाता है ना कि कॉन्फिडेंस ट्रांसप्लांट है एक तरह से, एब्सोल्युटली हेयर ट्रांसप्लांट नहीं है। एब्सोल्युटली। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट इज नॉट योर गेटिंग योर हेयर बैक, it is getting your personality back, getting your confidence back. So ultimate aim transplant का बाल उगाना नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस वापस लाना है, पर्सनालिटी वापस लाना है। इसीलिए डिज़ाइनिंग जो है उसका की है। अगर अच्छा डिज़ाइन होगा तो चेहरा अच्छा भी दिखेगा, आप सुंदर भी दिखेंगे, और अननोटिसेबल भी रहेगा, ऐसा पता नहीं चलेगा कि इसने ट्रांसप्लांट से बाल लगवाए हुए। सो आपने क्योंकि डिज़ाइनिंग की बात करी सर, डिज़ाइनिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हर एक इंसान का ना फेस स्ट्रक्चर अलग होता है जी। किसी का ओवल है, किसी का लंबा है, किसी का गोल है। अब आप अगर सब पे सेम तरीके के बाल बना दोगे तो हर एक इंसान अपने शायद डिजायर्ड लुक से बहुत अलग लगेगा। एब्सोल्युटली। सो डिजाइनिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाइल डूइंग द हेयर ट्रांसप्लांट? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट में डिज़ाइनिंग ही की है अच्छे रिजल्ट्स का। डिज़ाइनिंग तभी अच्छी हो सकती है जब सर्जन खुद ही आर्टिस्टिक सेंस उसका अच्छा हो और उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हो। अगर आपने नोटिस किया होगा तो मैं ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स बनाता हूँ। आई एम माई सेल्फ एज ए आर्टिस्ट। सो आर्टिस्ट होने के नज़रिए से मैं हेयर के पहले रेशोज चेक करता हूँ। देयर इज़ ए गोल्डन रेशो ऑफ 3, 1/3 चिन, नोज, फोरहेड। इस तरह से फोरहेड का लेंथ डिसाइड होती है। फिर इस साइड में फ्रंटल बॉसिंग होती है, कर्वेचर, उससे कर्वेचर्स डिसाइड होते हैं किस तरह से ये पीछे स्लैंट होगा। आई, नोज और ईयर के पोजीशन से साइड के टेम्पोरल ट्राइंगल्स डिज़ाइन होते हैं, सामने की विडोज पीक डिज़ाइन होती है, और हर चेहरे के हिसाब से वो ड्रॉ अलग करना पड़ता है। तो इमेजिनेशन चाहिए सर्जन को कि इस तरह बाल लगाएंगे, बाल बड़े होंगे, और आप कोम करोगे तो फेस कैसा दिखेगा। इनफैक्ट राइट और लेफ्ट साइड में हर पेशेंट की हेयर लाइन भी अलग बनानी पड़ती है। क्योंकि आप देखेंगे तो 99% पॉपुलेशन में राइट और लेफ्ट सिमेट्रिकल नहीं होता है। सिर्फ वर्ल्ड में सिर्फ 1-2% लोग ही ऐसे हैं जिनका राइट लेफ्ट एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल होने के कारण हेयर लाइन भी राइट और लेफ्ट में एसिमेट्रिकल बनानी पड़ती है। अगर एसिमेट्रिकल नहीं बनाएंगे तो वो अटपटी लगेगी कोई एक साइड। राइट। तो डिज़ाइनिंग ही की है ओवरऑल ट्रांसप्लांट के अच्छे रिजल्ट्स का। ओके सर, एक और चीज़ बताइए, क्योंकि ऑब्वियसली सर के बालों की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ना जब हम मेल्स की बात करें तो उनको एक और चीज़ बहुत कॉम्प्लेक्स देती है, वो है उनके दाढ़ी के बाल। जी ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को पैचेस में बाल आते हैं। एब्सोल्युटली। किसी किसी को बहुत कम दाढ़ी आती है, किसी किसी की दाढ़ी मेरी जैसी होती है जो एक तरफ से घूम जाती है। तो
ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। एब्सोल्युटली, जब से ये बियर्ड रखने का फैशन आया है तब से ये नोटिस होने लगा है कि लोग बहुत कॉन्शियस है अपने बियर्ड शेप के लिए, डेंसिटी के लिए। Yeah. बियर्ड ट्रांसप्लांट इज नाउअडेज वेरी कॉमनली डन, बहुत कॉमनली हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हेयर लगाते हैं बियर्ड में, लेकिन लेते तो बैक से ही है मोस्टली। ओके। अब बियर्ड में क्या ध्यान रखना पड़ता है, सिंगल हेयर ग्राफ्ट्स को यूज़ करते हैं और प्रॉपर एंगल जो नीचे की तरफ आ रहा हो ऐसे, इसमें कहीं पे भी गलती हुई तो बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, साइड इफेक्ट किस तरह की, हेयर का एंगल गड़बड़ हुआ तो बियर्ड नीचे की तरफ आने की जगह ऐसे साइड में आ जाएगी, तो वो साइड से अजीब से ऐसे सींग जैसे नज़र आने लगेंगे। और अगर डबल ग्राफ्ट्स मोटे मोटे लगा दिए तो जैसे प्लगी अपीयरेंस आने लगता है, जैसे छोटे छोटे से ब्लैक कुछ डॉट्स हो गए हैं, मोटे मोटे से कुछ बुशेस जैसे लग गई हैं। तो जब भी बियर्ड ट्रांसप्लांट करते हैं सिंगल हेयर ग्राफ्ट्स यूज़ करना होता है, इसलिए मेरा प्रेफरेंस रहता है कि मैं FUT करूं, उसमें माइक्रोस्कोपिकली हेयर को डिवाइड करके सिंगल हेयर ग्राफ्ट बनाऊं और उससे नेचुरल एंगल डायरेक्शन पैटर्न से डिज़ाइन किया जाए। तो हेयर ट्रांसप्लांट बियर्ड में किया जा सकता है। ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनका फुल बियर्ड भी मैंने बनाया हुआ है, बहुत सुंदर दिखता है वो। लेकिन कौन कौन से कैटेगरी के ऐसे लोग हैं जो बियर्ड ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, कि जिनको आपने बोला जैसे कि इनको बिल्कुल दाढ़ी नहीं आती, क्या वो भी ट्रांसप्लांट करवा के दाढ़ी ग्रो कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, जो पेशेंट्स जिनकी बिल्कुल दाढ़ी नहीं होती वो ही राइट कैंडिडेट होते हैं ट्रांसप्लांट के लिए, क्योंकि उसमें जब ट्रांसप्लांट करेंगे तो यूनिफॉर्म लगेगी, क्योंकि सारी नई बनाई है। जब पैची लॉसेस होते हैं तब थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आती है, क्योंकि जो नए हेयर लगा रहे होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो होते हैं वो पुराने हेयर से 100% मैच नहीं होता है। तो बहुत मार्जिनल इम्प्रूवमेंट चेंजेस करने के कारण जब ट्रांसप्लांट किया जाता है बियर्ड में तो उतना सक्सेसफुल नज़र नहीं आता, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ जाता है। तो मेजर लॉसेज जिसमें ज़्यादा बियर्ड लॉसेज हैं उनके रिजल्ट बनस्पत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, कॉस्मेटिकली ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री रहते हैं कंपेयर टू मार्जिनल लॉसेज। तो सर एक और चीज़ मैं पढ़ रहा था इंटरनेट पर, दैट वाज अबाउट आईब्रो ट्रांसप्लांट। एब्सोल्युटली। अभी आईब्रो ट्रांसप्लांट क्या है और लोग क्यों करवा रहे हैं इसे? नॉर्मली अगर आप देखें, जैसे आपकी तो आईब्रो बहुत सुंदर है इसलिए आप इसका महसूस नहीं कर पाएंगे क्या डेफिशिएंसी होती है, लेकिन कई बार गर्ल्स में बहुत थिन आईब्रो हो जाती है, इतनी कि ऐसा लगता है कि दूर से आईब्रो है ही नहीं, तो फेस बहुत अजीब सा दिख रहा होता है। ऐसे पेशेंट्स में आईब्रो के हेयर हम लोग लगाते हैं। अब आईब्रो हेयर ट्रांसप्लांट आर्टिस्टिकली सबसे डिफ़िकल्ट काम हो जाता है, क्योंकि उसका एंगल डायरेक्शन प्रॉपर मैच होना चाहिए और इस तरह से कि वो अटपटा नहीं दिखे, शेप भी प्रॉपर आए। राइट। तो बहुत सारे आईब्रो ट्रांसप्लांट मैंने किए हैं जिसमें प्रॉपर एंगल मैच किया है, डायरेक्शन मैच किया। अगेन उसमें सिंगल हेयर क्राफ्ट यूज़ होता है जिसमें प्रॉपर शेप यूज़ हो, जैसे साइड की तरफ जाए, मिडिल साइड का 2/3 है वहाँ तक अपर जाती है और लेटरल 1/3 में डाउन की तरफ स्लोप होती है। हेयर की डायरेक्शन भी उसमें ध्यान देनी पड़ती है कि सेंटर में ऊपर जा रही हो, मिड्स में हॉरिजॉन्टल हो और साइड में दोबारा डाउनवर्ड स्लोप हो। तो बहुत ही प्रिसाइज जॉब है, इसमें हेयर ज़्यादा नहीं लगते, लेकिन हर बाल का प्रॉपर एंगल डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी हो जाता है नेचुरल लुक के लिए। लोग इसको भी काफ़ी ऑप्ट कर रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत सोच समझ के कराना होता है, क्योंकि इसमें आर्टिस्टिक सेंस सर्जन का बहुत इंपॉर्टेंट है डिज़ाइन अच्छा होने के लिए, क्योंकि 2-4 बाल भी अगर गलत डायरेक्शन में लगे तो अजीब से दिखेंगे। राइट। सर एक और चीज़ मुझे समझनी थी कि जब एक हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसेस कंप्लीट होता है विद एनी ऑफ द टेक्नोलॉजी, उसके बाद क्या वो फ्यूचर में लाइफ टाइम के लिए जो बाल हैं वो वैसे ही ग्रो करते रहते हैं, क्या उनका भी वापस से शेड होने का एक चांस रहता है? देखिए, इसलिए अपने को ये समझना ज़रूरी है कि जो भी ट्रांसप्लांट करके बाल लगा रहे हैं वो जो लॉस हो गए हैं बाल उसके कंपैरिजन में बहुत कम क्वांटिटी के होते हैं। मान लीजिए अगर फ्रंट का हाफ ही खाली है तो नॉर्मल इंसान में इतने से फ्रंट हाफ में करीब 10,000 ग्राफ्ट होते हैं, उसकी जगह 3,000 या 3,500 ग्राफ्ट्स लगा रहे होते हैं। तो नॉर्मल जो रिप्लेस कर रहे होते हैं हेयर वो लॉसेस के मुकाबले 1/3 ही रहते हैं। ओके। तो आप जब ओरिजिनल बाल और लॉस होंगे तो वो जो लगाए हुए बाल हैं वो कम नज़र आएंगे, क्योंकि वो ओरिजिनल बाल जब चले जाएंगे तो सामने डेंसिटी कम है ऐसा भी नज़र आएगा और पीछे का एरिया भी खाली नज़र आएगा। तो जब भी ऐसा हो कि ऑन गोइंग हेयर लॉसेस होते रहते हैं तो कई बार मल्टीपल सेशंस करने होते हैं ऑन गोइंग हेयर लॉस को रिप्लेनिश करने के लिए। इनफैक्ट कई बार फ्रंट में भी डेंसिटी बढ़ानी पड़ जाती है, क्योंकि फ्रंट से ही डेंसिटी कम नज़र आने लगती है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रांसप्लांटेड हेयर गिर जाते हैं, लेकिन उनके नंबर इतना कम होता है कि ओरिजिनल बाल जैसे थोड़े थोड़े और गिरेंगे वो कम नज़र आएंगे। ओके। सर एक और मिथ होता है जो मेरे दिमाग में आया अभी, कि अगर आपका कोई वाइट बाल ग्रो हो रहा है ना बॉडी में कहीं भी, तो लोग उससे कहते हैं खींच के मत तोड़ो वरना और बड़े बड़े आएंगे वहाँ पे।
सो ये क्या है, ये सच्चाई ऐसा होता है कि आप ऑब्वियसली उसे प्लग कर रहे हैं तो क्या वो और ग्रोथ होगी उसकी, या ऐसा कुछ नहीं है, खींच दो, खींचना है तो? एब्सोल्युटली ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक बाल वाइट खींचोगे तो बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन जिनके वाइट आ रहे होते हैं उनके धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो आप चाहे वो बाल खींचो नहीं खींचो, कुछ नए बाल वाइट आने ज़रूरी है, वो आ ही जाएंगे। तो आप अगर उसको खींच देंगे तो वो हो सकता है पूरा नहीं टूटे, वो दोबारा आ जाए। और रूट से तो खींचता ही नहीं है बाल, आप उसको तोड़ेंगे तो ऊपर शाफ्ट से ही टूटता है। तो ये बिल्कुल ही मिथ है कि एक बाल वाइट निकाल दोगे खींच के तो और बहुत सारे आ जाएंगे। एब्सोल्युटली फॉल्स। लोग कहते हैं ग्रो होने दो, कोई नहीं, एक खींचा तो बहुत आएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ना खींचने से बढ़ेंगे ना बिना खींचने से बढ़ेंगे। नॉर्मली आपके वाइट हो रहे हैं तो धीरे धीरे थोड़े से वाइट और बढ़ेंगे। बट आजकल सर ये भी देखा जा रहा है कि बहुत ही अर्ली एज में 25, 30, 31, 32 तक भी लोगों के बाल जो है वाइट होने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये लाइफस्टाइल की वजह से है या हमारे जीन्स ही ऐसे होते जा रहे हैं कि जिसकी वजह से अब आने वाले टाइम पे और जल्दी बाल जो है वाइट होने स्टार्ट हो जाएंगे? क्या रीज़न है कि इतनी अर्ली स्टेज में लोगों के बाल वाइट हो रहे हैं? देखिए, नॉर्मली वाइट होने का कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, लेकिन प्री मैच्योर ग्रेइंग जनरली हम लोग देखते हैं जिसमें स्ट्रेस ज़्यादा है, विटामिन डेफिशिएंसी है, लाइफस्टाइल डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा है, उनमें ज़्यादा मिलते हैं। कोशिश करें अच्छी लाइफस्टाइल में रहें, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल एडिक्शन, फास्ट फूड्स, इनसे बचें। हेल्दी लाइफस्टाइल में रहें, डाइट में प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा रखें और स्लीप प्रॉपर रहें और एक्सरसाइज वगैरह टाइमली करें। तो इन अच्छी लाइफस्टाइल से इन सबको थोड़ा सा पोस्टपोन किया जा सकता है। बट अल्कोहल और स्मोकिंग की अगर बात करूं तो ये कितना डैमेज करते हैं बालों को? स्मोकिंग तो डेफिनेटली डैमेज करता है बालों को, थिन आउट करेगा, स्कैल्प की हेयर क्वालिटी भी ख़राब करेगा। अल्कोहल का बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है, बट हाँ, स्मोकिंग डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। ओके सर, ऑल्सो एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, स्पेशली फॉर दोज जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, उनके भी बाल बहुत ज़्यादा शेड भी होते हैं, हटाए भी जाते हैं। सो उनके लिए फिर आगे क्या प्रोसेस होता है कि उन पेशेंट्स को अगर वापस से बाल ग्रो करने हैं? देखिए, नॉर्मली जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनमें कीमोथेरेपी के कारण हेयर फॉल होता है, और जब ये कीमोथेरेपी बंद हो जाती है तो मोस्टली हेयर वापस आ जाते हैं। ऐसे पेशेंट जिनमें वापस नहीं आते उनमें ट्रांसप्लांट वगैरह ट्राई किया जा सकता है, बट मोस्टली पेशेंट्स में वापस आ जाते हैं कीमोथेरेपी बंद करने के बाद, वो हेयर वापस आ जाते हैं। बट कैंसर पेशेंट्स जो है उनमें भी हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है? एब्सोल्युटली हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वंस दे आर ट्रीटेड फ्रॉम कैंसर, ट्रांसप्लांट हो सकता है। ऑल्सो सर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो बर्नड केसेस होते हैं, मे बी एसिड अटैक सर्वाइवर्स होते हैं। हाँ। तो ऐसे में तो स्किन आपकी काफ़ी डैमेज हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। ऑब्वियसली स्किन ट्रीटमेंट, प्लास्टिक सर्जरी तो अलग चीज़ है। अगर मैं बात करूं बालों की ही, तो क्या वो वापस से किए जा सकते हैं ट्रांसप्लांट? या बिल्कुल किए जा सकते हैं। बर्न स्किन कई बार बचपन में जल गए हैं, उसके कारण स्कैल्प में जैसे गरम तेल या दूध गिर गया हो, जिससे स्कैल्प पूरा जल गया हो, स्किन ग्राफ्टिंग हुई हो, नॉर्मली स्किन खराब हो गई हो, वहाँ पैचेस बन गए हैं, तो उसमें भी हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। बर्न स्किन में हेयर ट्रांसप्लांट करना टेक्निकली डिफिकल्ट है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। ओके। मेडिस्पा पे हम लोगों ने बहुत सारे पेशेंट ऐसे किए हैं जिनमें बर्न स्किन पे हेयर लगाए हैं। उसमें थोड़ा डेंसिटी एक बार कम आता है, तो कई बार डेंसिटी बढ़ानी होती है हेयर की, सेकंड सेशन की ज़रूरत होती है, बट बहुत सक्सेसफुल रहता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कॉस्मेटिक सर्जरी में ये बर्न स्किन वगैरह हैंडल करना प्लास्टिक सर्जन्स को बहुत अच्छे से आता है, इसलिए मैं रेगुलरली कर पाता हूँ। सो उन केसेस में भी पॉसिबल है? 100% पॉसिबल है, यस। सर एक और चीज़ मुझे ये जाननी है कि जब मेरे पास ऑप्शन है हेयर ट्रांसप्लांट का, अब मेरे बाल उड़ ही चुके हैं, मैं आपके पास आ ही गया हूँ, जी जी। सो नाउ मेरे पास क्या ये ऑप्शन है कि मैं अपने मनपसंद तरीके से उस बाल को करवा सकता हूँ? ऐसे अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई मुझे टॉम क्रूज के बाल बहुत पसंद है, या मुझे अर्जुन रामपाल के बाल बहुत पसंद है, तो अब आप जब ट्रांसप्लांट कर रहे हो तो इनकी तरह कर दीजिए मेरे बाल, तो ये पॉसिबल है? ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो ऐसे डिज़ाइनिंग मांग रहे होते हैं, बट आपको ये समझना भी ज़रूरी है कि डिज़ाइन तो हेयर की मांग रहे हैं, लेकिन नीचे का फेस तो आपका खुद का है। तो आप अपने फेस के हिसाब से डिज़ाइन करवाएंगे तो वो ज़्यादा नेचुरल भी दिखेगा और एस्थेटिकली अपीलिंग भी लगेगा, यंग भी लगेंगे। लेकिन किसी और के फेस का डिज़ाइन आप पे सूट करे, ये जनरली पॉसिबल नहीं होता है। बनाया तो जा सकता है, जैसे अगर किसी को कस्टमाइज हेयर लाइन डिज़ाइन बनाना है कि मुझे सामने विडो स्पीक चाहिए, मैं सेंट्रल विडो स्पीक बनाना चाहता हूँ, तो बहुत सुंदर सा विडो स्पीक बना देते हैं जिससे रेशोज अच्छे लगते हैं। कोई टेम्पोरल ट्रायंगल साइड में बनाना चाहता है, साइड में एक ट्रायंगुलर एरिया होता है जिससे साइड फेस अच्छा दिखता है, तो वो टेम्पोरल ट्रायंगल भी मैं बनाता हूँ जिसमें सिंगल हेयर ग्राफ्ट यूज़ होते हैं, एक प्रॉपर डायरेक्शन में चिपके हुए से रहते हैं, उस तरह से बनाया जाता है जिससे डिज़ाइन बनाने से साइड फेस भी अच्छा नज़र आता है। तो कस्टमाइज हेयर लाइन डिज़ाइन तो बनाया जा सकता है, लेकिन आप अपने फेस के अप्रोप्रिएट बनवाएंगे
तो ज़्यादा सुंदर दिखेंगे, नेचुरल भी दिखेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है अल्टीमेट रिजल्ट्स के लिए। जब आप डिज़ाइन करते हो तो फेस का स्ट्रक्चर हो गया, कैसा लगेगा ये पूरा ओवरऑल विद बॉडी स्ट्रक्चर, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसको बहुत ध्यान रख के करना होता है कि कितना एरिया खाली है, कितने बाल अपने पास अवेलेबल है, उनको किस तरह से अरेंज करें कि वो सुंदर दिखे, अटपटे ना दिखे, ऐसा लगे कि फ्रंट भर गया और पीछे पूरा ही खाली है, Right. साइड से देख के ही पता चला आगे भरा हुआ है पीछे खाली है, तो ऐसा अजीब लुक ना आ जाए, इसलिए डिजाइनिंग ही की है अल्टीमेटली अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए। ओके। ऑल्सो सर, अगर किसी का मैदान ऑलमोस्ट पूरा ही खाली है किसी का लुक ही शाकाल वाला है, जी जी। अब वो आपको आगे गए कि अब देख लो जी यही है जो है, कुछ नहीं बचा, बस हल्का हल्का समझ लो आप, पीछे पीछे कुछ बचा है तो बचा है, अब आप कर दो, हमारे को बढ़िया से बाल दे दो। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? शाकाल को आप कैसे बढ़िया बाल दोगे? देखिए जनरली भगवान ने किसी को कितने भी बाल उड़ा दिए हों, पीछे 5-6 सेंटीमीटर की एक स्ट्रिप तो छोड़ ही देता है, जो हमारे लिए छोटी होती है। प्लास्टिक सर्जन्स के लिए जो स्ट्रिप सर्जरी करते हैं, एफयूई करते हैं और कॉम्बिनेशन करके बॉडी हेयर करके ग्रेड 6 बॉल्डनेस, जैसे आप बोल रहे हैं, इनको ग्रेड 6 बॉल्डनेस बोला जाता है, उसको भी कवर करना पॉसिबल है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनमें मैंने ग्रेड 6 बॉल्डनेस में एफयूटी भी किया, एफयूई भी किया, बॉडी हेयर एक्सट्रैक्शन भी किया, 5 से 6 हज़ार ग्राफ्ट लगा के पूरा एरिया एक दिन में ही कवर किया हुआ है। इनफैक्ट ऐसे पेशेंट में कई बार अगर डेंसिटी कम भी रह जाती है बैक साइड में, तो सेकंड ट्रांसप्लांट करके डेंसिटी बढ़ाने के लिए भी डोनर बचा हुआ होता है। Okay. तो ऐसा पॉसिबल है कि ग्रेड 6 में भी ट्रांसप्लांट करके अच्छे रिजल्ट दिए जा सकते हैं, बस उसके लिए कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट करना पड़ता है, एफयूटी, एफयूई और बॉडी हेयर का, बीएसटी का। बट सर कभी किसी का हेयर ट्रांसप्लांट अगर गलत हो जाए, अब उसका क्या तरीका है? अब तो बाल लग गए, अब अगर रिवीजन करना है उसका, सो रिवीजन का प्रोसेस क्या है? क्योंकि ऑलरेडी हम डोनर तो निकाल चुके हैं जी। अब हमने इसमें से 3-4 हज़ार ग्राफ्स जो है वो निकाल लिए, अब लगा दिए, अब डोनर ऑलरेडी एम्प्टी है जी। और हेयर ट्रांसप्लांट हो गया गलत, तो अब उसको रिवाइज कैसे कर सकते हैं? देखिए जनरली जब रिवीजन ट्रांसप्लांट करना होता है तो दोनों ही चैलेंज रहते हैं। एक तो फ्रंट हेयरलाइन अननेचुरल दिख रही होती है और डोनर भी कम हो गया होता है। फ्रंट हेयरलाइन जो अननेचुरल दिख रही है, कई बार वो बालों को दोबारा एफयू के जरिए निकाला जाता है, उसमें माइक्रोफाइन पंचेज यूज करते हैं जिससे निशान नहीं आया निकालते टाइम, Okay. और फिर से नए हेयर को प्रॉपर एंगल, डायरेक्शन और पैटर्न से लगाते हैं जिससे वो नेचुरल दिखे, जिसमें फ्रंटल हेयर लाइन को सिंगल हेयर से जिगजैग पैटर्न में लगाते हैं और पीछे भी डिस्ट्रीब्यूशन को भी नेचुरल पैटर्न में करते हैं। अब जब भी ऐसे पेशेंट्स को करते हैं तो कई बार 2-2 सेशंस लग जाते हैं, एक सिटिंग में पूरा ठीक नहीं होता है, तो एक बार किया करेक्शन, फिर थोड़ा और किया, ऐसी ज़रूरत पड़ती है। ऐसे पेशेंट्स में जिसमें डोनर भी ख़त्म हो गया है, डेंसिटी बिल्कुल कम हो गई, तो स्ट्रिप सर्जरी, एफयूटी करना ही एक सॉल्यूशन बच जाता है। ऐसे पेशेंट रिवीजन करते टाइम हम लोग स्ट्रिप और एफयूई कॉम्बिनेशन, बॉडी हेयर कॉम्बिनेशन, ये सारे यूज़ करके कर पाते हैं रिवीजन भी। ओके सर, अब हम इन प्रोसेस की अगर कॉस्टिंग की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट वो भी आती है, क्योंकि जब आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो बहुत ही अलग अलग तरीके की कॉस्टिंग होती है जी। कोई आपको इतनी ल्यूर करने वाली कॉस्टिंग देता है कि आप कहते हैं यार ये तो बहुत सस्ते में दे रहा है, इससे ही करा लेते हैं। कोई आपको इतनी हाई एंड कॉस्टिंग देता है, आपको लगता है ये इतना पैसा क्यों ले रहा है। जी। सो एक आइडियल कॉस्टिंग क्या है हेयर ट्रांसप्लांट की? देखिए नॉर्मली आप पहले तो ये फिक्स करें कि ट्रांसप्लांट जब आप करा रहे हैं तो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से कराना चाह रहे हैं कि टेक्नीशियन बेस्ड सर्जरी कराना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर आप स्किल्ड सर्जन से नहीं कराना चाह रहे हैं, ऐसा चाह रहे हैं कि चलो मेरा सस्ते में काम हो जाए, तो वो तो 10 रुपये ग्राफ्ट, 5 रुपये ग्राफ्ट, 20 रुपये ग्राफ्ट, इस रेट्स में भी बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जो सिर्फ टेक्नीशियन बेस्ड होते हैं, वहाँ डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट ज़ीरो होता है। वो आपको बाल तो लगा देंगे बट पर्सनालिटी नहीं बना पाएंगे आपकी, क्योंकि अल्टीमेटली तो पर्सनालिटी चाहिए, तो आपको स्किल्ड सर्जन की रिक्वायरमेंट होती है। अब जितना स्किल्ड सर्जन होगा, जितना एक्सपीरियंस होगा, उतना आपके अच्छे रिजल्ट्स आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। ऑब्वियसली कॉस्टिंग भी उस हिसाब से बढ़ती जाएगी। अगर उसका स्किल, एक्सपीरियंस और क्वालिटी, कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, बहुत सालों से ट्रांसप्लांट कर रहा है, तो उसके चार्जेस ज़्यादा रहते हैं। कई बार वो 50 रुपये से 100 रुपये ग्राफ्ट्स भी रहते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ सर्जन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द टाइप ऑफ सर्जरी ही इज़ डूइंग, वो किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर से काम कर रहा है, कितनी हाई एंड मशीन यूज़ कर रहा है, जैसे हम लोग ट्रैवलिनी वगैरह यूज़ करते हैं, वो इंपॉर्टेंट मशीन्स हैं। ऑपरेशन थिएटर जो होता है वो एडवांस है, हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा आता है, तो कॉस्टिंग उसकी ज़्यादा पड़ सकती है। लेकिन उसके जो रिजल्ट्स हैं वो परमानेंट भी होते हैं, डिज़ाइंस भी अच्छी होती हैं और साइड इफ़ेक्ट्स की गुंजाइश ख़त्म हो जाती है। सो एक टेंटेटिव कॉस्टिंग क्या होगी सर फिर? नॉर्मली अगर सोचें कि 4 से 5 हज़ार ग्राफ्स लगाने हैं तो 2 से 4 लाख रुपए के बीच में कोई कॉस्टिंग पड़नी चाहिए इसकी। राइट। तो सर जितने लोग इस टाइम पर देख रहे हैं, व्हाट विल बी योर एडवाइस, योर रिकमेंडेशन, मैसेज क्या होगा उन लोगों के लिए जो शायद इस चीज़ से जूझ रहे हैं और सामने अभी सोच रहे हैं कि देखते हैं, अभी तो थोड़े से ही गए हैं,
अभी तो हम ठीक हैं. सो व्हाट विल बी योर एडवाइस टू दोज पीपल? देखिए नॉर्मली अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है, थिनिंग हो रही है या हेयर लाइन रिसीडिंग जैसे थिनिंग दिख रही है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है डॉक्टर से कंसल्ट करें. एटलीस्ट हेयर फॉल का ट्रीटमेंट मेडिकली एलोपैथी से स्टार्ट करें, जिससे एटलीस्ट को पोस्टपोन किया जा सके. कई बार उस ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने में अगर लेट कर देते हैं तो ऑब्वियसली एरिया इतना खाली हो जाता है कि ट्रांसप्लांट की बारी आ जाती है. फिर सिर्फ दवाइयों से काम नहीं चलता है. इनफैक्ट ट्रांसप्लांट कराने के बावजूद भी ओरिजिनल हेयर रोकने के लिए तो दवाइयाँ लेनी ही पड़ जाती हैं. तो लेट ना करें, अर्लीस्ट जो हो सके डॉक्टर से कंसल्ट करें और फॉलोअप में प्रॉपर रहें. 5-5, 6-6 महीने में एटलीस्ट उसको दिखाते रहें, जिससे ट्रीटमेंट को चेंज करना है तो वो एडवाइस करते रहें. एंड ऑल्सो डॉक्टर के बारे में पूरा स्टडी करके अपना ट्रीटमेंट कराएं. एब्सोल्युटली. है ना, टेक्नीशियंस के पास ज़्यादा. एब्सोल्युटली. बट आई थिंक सर जिस तरह से आपने इन पॉइंट्स को सामने रखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसके बारे में इतनी ऑनेस्टली बात करना, क्योंकि ऑब्वियसली हेयर ट्रांसप्लांट अब बहुत कॉमन टर्म बनता जा रहा है. लोग इसके बारे में अवेयर तो हो गए हैं, बट उनको ये समझ नहीं आता है कि सही जगह से कराना कितना इंपॉर्टेंट है. एब्सोल्युटली, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आपको राइट ट्रांसप्लांट सेंटर चुनना है तो उसके लिए डॉक्टर का पता करें, कौन सा डॉक्टर कर रहा है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या वो सर्जन है कि डर्मेटोलॉजिस्ट है, कि वहाँ डॉक्टर है ही नहीं या डिग्री नहीं है या डेंटिस्ट है. या उसका कॉन्फिडेंस लेवल तब ज़्यादा हो सकता है जब उसका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा हो. 10 साल से कर रहा है, 12 साल से कर रहा है, 15 साल से कर रहा है. क्योंकि मैं तो करीब 15 ईयर से 8000 से ज़्यादा पेशेंट कर चुका हूँ. तो जितनी वैरायटी ऑफ पेशेंट डॉक्टर करेगा उतना आपका सक्सेस होने का चांस बढ़ता जाता है. क्योंकि हर पेशेंट में कुछ ना कुछ माइनर चेंजेस करने होते हैं, जिससे उसको एक्लिमेटाइज करके आप अच्छे रिजल्ट ले सकते हो. अभी सर आपने बातों बातों में बोला डेंटिस्ट कर रहा है जी. ये डेंटिस्ट भी हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं क्या? बहुत सारे कर रहे हैं इनफैक्ट. और इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा एटलीस्ट जो टेक्नीशियन बेस्ड क्लिनिक है, जो हाँ टेक्नीशियन कर रहे हैं, उनसे तो बेटर ही कर रहे होंगे. क्या बात कर रहे हो? ऑब्वियसली जो टेक्नीशियन कर रहा होगा, क्योंकि वो तो उसके पास कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है. वो तो सिर्फ उसको एक हथियार दे दिया गया है, जैसे बंदर के हाथ में उस तरह दे दो, तो कितना चलाना है उसको नहीं पता. तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रास निकालेगा, डोनर ख़त्म कर देगा और ज़्यादा से ज़्यादा बाल सीधे खड़े खड़े लगा देगा, जंगल उगा देगा वो, लेकिन पर्सनालिटी नहीं बना पाएगा. तो रिसर्च करें, गूगल रिव्यूज़ देखें, है ना, वेबसाइट्स पे जाएं, डिफरेंट फोरम्स पे जाएं, जहाँ पे जाके आपको ये पता चलेगा कि कौन अच्छे डॉक्टर्स हैं, एक्सपीरियंस ज़्यादा है, जिनके रिजल्ट्स अच्छे हैं. पूरा रिसर्च करके जाएं. इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ जब भी आपको ट्रांसप्लांट कराना हो तो उस डॉक्टर से ये भी पूछें कि आपके पुराने पेशेंट्स के रेफरेंस दीजिए. मैं जानना चाहूँगा कि आपके पुराने पेशेंट के क्या फीडबैक है. डायरेक्ट बात करें पेशेंट से. जब आप वेबसाइट रिव्यू करते हैं या यूट्यूब रिव्यू करते हैं तो उसमें आप सिर्फ फोटोग्राफिक कंपैरिजन पे ना जाएं, क्योंकि फ़ोटो कई बार मॉफ्ड होते हैं, कैमोफ्लेज्ड होते हैं और फोटोशॉप किए होते हैं. तो आप वीडियो कंपैरिजन भी देखें कि वीडियो दिखाया गया है कि नहीं, जिसमें कोम्बिंग करके प्रॉपर हेयर लाइन है कि नहीं है, डेंसिटी है कि नहीं, डोनर के क्या हाल है, पीछे ऑपरेशन किया, वो सब ध्यान से देखें. तभी आप अच्छे से कंपैरिजन कर पाएंगे और राइट डिसीजन ले पाएंगे. राइट. सर जब हमने पीआरपी की बात करी, उसके साथ साथ एक और टर्म जो काफ़ी यूज़ हो रही है इस टाइम पे, वो है जीएफसी. जी जी जी. ये जीएफसी क्या बेटर है पीआरपी से? देखिए जीएफसी क्या है कि जब लोग नाम नया सुनते हैं तो उनको लगता है शायद बेटर होगा. तो इसी साइकोलॉजी को एक्सप्लॉइट किया जाता है कि जीएफसी पीआरपी से बेटर है. इनफैक्ट पीआरपी खुद ही इतना अच्छा नहीं है, तो जीएफसी कैसे अच्छा होगा. इनफैक्ट जीएफसी के नाम पे वो और ज़्यादा चार्जेस भी कर लेते हैं, वो बहुत ही अनइथिकल है. और जीएफसी कोई भी तरीके से पीआरपी से सुपीरियर नहीं है. इनफैक्ट पीआरपी करने का राइट तरीका अच्छे से करें, प्लेटलेट को 5 टाइम्स कंसंट्रेट करें, प्रॉपर क्वांटिटी में 40-50 ml ब्लड से 7-8 ml पीआरपी बनाया जाए, वो लगाया जाए, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है. ना कि ये फैंसी नेम जीएफसी और कई बार स्टेम सेल, ऐसे नए नए नाम यूज़ किए जाते हैं जो बिल्कुल भी यूज़लेस है. बट ये जीएफसी में होता क्या है सर? जीएफसी में बोलते हैं कि हम लोग एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स को डालते हैं. उसकी स्पेशल ट्यूब आती है जिसमें हम वैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट डाल के उसको एक्टिवेट करते हैं. अच्छा. तो एक्चुअली एक्टिवेट तो कोई भी प्लेटलेट बॉडी में जाके वैसे ही हो जाता है. तो पीआरपी भी डालेंगे तो अंदर जाके एक्टिवेट ही होना है. तो जीएफसी सिर्फ नाम नया देके लोगों को गुमराही किया जा रहा है. पीआरपी से बोर हो गए थे तो जीएफसी निकाल दिया. एब्सोल्युटली. थैंक यू सो मच डॉक्टर, एंड आई होप कि आपके इन सारे पॉइंट्स को लोग समझकर सही डिसीजन लेंगे. एंड विशिंग एवरीवन हु इज वाचिंग हेल्दी हेयर लाइफस्टाइल उनके हेल्पफुल. हाँ, उनके कॉन्फिडेंस को और बूस्ट करने के लिए यू आर देयर, एंड आई थिंक पीपल विल चूज द राइट पाथ. वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम. बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके. माय प्लेजर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू.